तो कहानी की शुरुआत ओरोहन से होती है, जो कि अपने आप को एक डंजन में अकेला पाता है। लेकिन तभी पीछे से कुछ डिमोनिक रैबिट्स उस पर अटैक कर देते हैं। वो लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी ओरोहन भी अपनी स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ता है और लोगों को खत्म कर देता है। वो अपने मन में बोलता है, लगता है मेरे अंदर कुछ तो काबिलियत है और मैं अभी भी स्वॉर्ड्समैन बन सकता हूँ। लेकिन इतना ही काफी नहीं था, क्योंकि तभी उसके पीछे कुछ गॉब्लिन मॉन्स्टर भी अब वहाँ पर आ चुके थे और अब वो ओरोहन को मारने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। लेकिन तभी ओरोहन अपने मन में फिर से बोलता है, इस बार मैं स्वॉर्ड्समैनशिप नहीं बल्कि स्पोर्ट मैजिक का यूज करूंगा। जो ओरोहन होता है वो एक एन्चेंटर होता है, यानी कि जो लोग मैजिक का यूज कर सकते हैं। वो अपने चारों ओर एक ग्रीन ऑरा को समन कर देता है और अब उसकी पावर भी एक्टिवेट हो चुकी थी और अब वो बिल्कुल रेडी हो चुका था उन लोगों को खत्म करने के लिए। और इस वर्ल्ड में स्पोर्ट मैजिक काफी रेयर होता है, क्योंकि किसी भी फिजिकल एट्रीब्यूट्स को काफी ज्यादा एनहेंस कर सकता है और किसी भी ह्यूमन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ओरोहन अपने पर स्पोर्ट मैजिक का यूज करके उन गॉब्लिन्स की ओर आगे बढ़ जाता है और एक के बाद एक करके उन गॉब्लिन्स को भी खत्म कर लेता है। लेकिन स्पोर्ट मैजिक की सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड और कुछ मिनट्स तक ही यूज हो सकता है और ओरोहन अपने स्पोर्ट मैजिक को तकरीबन 3 मिनट तक ही यूज कर सकता है। इसलिए ना चाहते हुए भी ओरोहन को बार बार अपने स्पोर्ट मैजिक का यूज करके बार बार अपने माना को रिस्टोर करना पड़ता है। वो एक बार वापस से आगे बढ़ता है और उन गॉब्लिन मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। उसके पास स्वॉर्डमैन स्किल भी है, लेकिन साथ साथ में उसके पास एन्चेंटर होने की काबिलियत भी है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी उसे उसी की पार्टी से निकाल दिया गया। हम पास में जाते हैं जहाँ पर कि उसकी पार्टी का बॉस ओलिवर उसके पास आता है और वो उसे बोलता है, ओरोहन हमने फैसला किया है, हम तुम्हें अपनी पार्टी से निकाल देंगे। क्या तुम मुझे अपनी पार्टी से निकाल दोगे? पर क्यों? ओरोहन को कुछ भी समझ ना था कि आखिरकार ये यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि ओलिवर तो उसके बचपन का दोस्त था और उन लोगों ने मिलकर ही इस पार्टी को क्रिएट किया था। लेकिन उसी वक्त ओलिवर के दोस्त, जिसका नाम की एनेली और डेरिक था, वो लोग भी ओरोहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उसे बोलना शुरू करते हैं, हाँ तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा मैजिक बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। लेकिन तभी ओलिवर उसे बोलता है, ओरोहन मेरे दोस्त तो मेरे काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मौके दिए पर तुम मेरी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर सके, इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम तुम्हें निकाल देंगे। ओरोहन इस चीज को बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं कर पाता कि आखिरकार अभी अभी उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि ओलिवर और बाकी के सभी लोग उसके काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे और उसने इस पार्टी को अपने लाइफ के 8 साल दे दिए थे और तब जाकर अब ये लोग उसे बाहर निकाल रहे हैं। ओलिवर और ओरोहन ने इस पार्टी को तकरीबन 8 साल पहले क्रिएट किया था। उन लोगों ने पहली बार 94th फ्लोर को क्लियर किया था, जो कि सॉदर्न डंजन का एक काफी अच्छा फ्लोर था और काफी ज्यादा डेंजरस भी। और तब से ही लोग उन्हें द हीरोज पार्टी के नाम से जाना करते थे और उन्होंने इस पार्टी को अपना सब कुछ दे दिया, चाहे वो मैजिक हो या फिर कुछ और। लेकिन अब जाकर ये सभी के सभी लोग उसे निकालने का फैसला कर देते हैं। डायरेक्ट ओरोहन को बोलता है, अबे बच्चे तेरे पास कोई भी अच्छी पावर नहीं है, बाकी टीम के एन्चेंटर के पास काफी अच्छी पावर्स है। हमने पिछली रेड में बाकी टीम के एन्चेंटर की पावर देखी थी जो कि तुझसे तो काफी अच्छी थी। ओरोहन को तो बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार अभी अभी ये हो क्या रहा है। वो उन लोगों को बोलता है, क्या तुम लोग आखिरकार ये बोल क्या रहे हो? मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। तुम्हें पता है ना मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस टीम के लिए एक एन्चेंटर का रोल निभा रहा हूँ। लेकिन तभी डायरेक्ट उसे बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओलिवर तुझसे काफी अच्छा स्वॉर्ड्समैन है, इसलिए तुझे ना चाहते हुए भी एन्चेंटर का रोल करना पड़ता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो लोग तो ओरोहन की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानते। अब कहीं ना कहीं ओरोहन को पता चल चुका था कि आर्ग्यू करने का कोई भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही उसकी रिप्लेसमेंट को ढूंढ लिया था। और इस बात को सुनकर तो ओरोहन की आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसी के बचपन के दोस्त ने और बाकी दोस्तों ने उसे ही धोखा दे दिया है। और अब वो अपनी बच्ची कुछ इज्जत लेकर अब वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी एक लड़की, जिसका नाम की एनेली था, वो उसे कहती है, तुम जैसे लोगों को जो कि किसी भी चीज में अच्छे नहीं होते, हम लोग कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड। हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर कि ओरोहन अभी भी उन्हें गॉब्लिन्स को खत्म करा था। वो अपने मन में बोलता है, मुझे कैसे बिगड़ के अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप और अपने स्पोर्ट मैजिक का यूज करके एक अच्छा खासा और सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन और एन्चेंटर बनना होगा। और अब ओरोहन का काम यहाँ पर खत्म हो चुका था, इसलिए वो मैजिकल क्रिस्टल की ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेता है। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर कुछ एडवेंचर की पार्टी घबराते हुए और दौड़ते दौड़ते वहाँ पर आ जाती है। वो लोग काफी ज्यादा सदमे में थे और काफी ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन ओरोहन को उन लोगों से कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन तभी वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। बॉस आज तो हम उन ऑर्क मॉन्स्टर से बाल बचे, लेकिन उस लड़की का क्या होगा जिसे कि हम वहीं पर छोड़ कर आ चुके हैं। अरे चुप रहो, किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं
होनी चाहिए। और ओरहुन अचानक से रुक जाता है और जब वो इस बात को सुनता है कि उन लोगों ने अपने ही टीममेट को धोखा दे दिया तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि पास्ट में उसके साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ था और अब ओरहुन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसीलिए वो उन एडवेंचर के पास जाता है और उनसे बातचीत करना शुरू कर लेता है। मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन तभी वो बाकी के एडवेंचर्स और उनको बोलना शुरू करते हैं। बच्चे, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अगर तू भी हमारी जगह होता तो तुझे भी ऐसा ही करना पड़ता। हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन तभी अचानक से उन लोगों का लीडर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, इसीलिए अचानक से वो ओरहुन पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी ओरहुन उसे बड़े ही आराम से ब्लॉक करके उसे दूर फेंक लेता है। वो उन लोगों से पूछता है कि आखिरकार उन लोगों ने लड़की को कहाँ पर छोड़ कर रख दिया है। और तभी हम डंजन में उसी अकेली और घबराई हुई लड़की को देखते हैं। वो दीवार के पीछे पीछे जाना शुरू करती है और वो ऑर्क मॉन्स्टर से प्रोटेक्शन के लिए अपने ऊपर बैरियर मैजिक का यूज कर लेती है। लेकिन तभी वो ऑर्क मॉन्स्टर उसकी ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं और उसके बैरियर पर अटैक करना शुरू कर लेते हैं। और अचानक से अब उसका बैरियर टूटकर चकनाचूर हो चुका था। वो अपने मन में बोलती है, तो क्या अब मैं मरने वाली हूँ? और तभी एक हवा के झोंके के साथ अब वहाँ पर ओरहुन भी आ चुका था। ओरहुन सबसे पहले अपनी स्वॉर्डमैनशिप और अपने स्पोर्ट मैजिक का यूज करके उन लोगों को मारना शुरू कर देता है। उस लड़की को बिल्कुल भी सुना था कि आखिरकार ये ऐसा कौन सा इंसान है जो कि स्वॉर्डमैनशिप और स्पोर्ट मैजिक का यूज भी कर सकता है, क्योंकि ये काफी रेयर स्किल होती है। और जब वो उसके स्वॉर्डमैनशिप और स्पोर्ट मैजिक को देखती है तो वो काफी शॉक्ड हो चुकी थी। इतने में ही ओरहुन आगे बढ़ना शुरू कर लेता है और उन लोगों पर अटैक कर देता है। अब कहीं न कहीं उसे समझ आ चुका था कि ऑर्क मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक है और काफी ज्यादा पावरफुल भी है, इसलिए ना चाहते भी उस लो रैंक की एडवेंचर पार्टी को रिट्रीट होना पड़ा। और कहीं न कहीं मुझे समझ आ चुका था कि आखिरकार उन लोगों ने ऐसा क्यों किया था। हम ओरहुन को देखते हैं जो कि ऑर्क मॉन्स्टर पर अपनी एन्चेंटेड स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और अब वो लोग फाइनली खत्म हो चुके थे। वो उस लड़की को बोलता है, क्या तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब वो लोग उस डंजन के बाहर तक आ चुके थे जहाँ पर कि ओरहुन अपने रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर लेता है। लेकिन तभी वो लड़की जिसका नाम की सोफिया था वो उसे बोलती है, प्लीज क्या आप रुक सकते हैं? और उनको समझा था कि आखिरकार ये लड़की बोल क्या रही है। लेकिन तभी वो उसके सामने थोड़ी क्यूटी बनने की कोशिश करती है और वो उसे बोलती है, मुझे आपके साथ डिनर पर जाना है। और ओरहुन बेचारा बिल्कुल भी मना नहीं कर पाता और ना चाहते हुए भी अब वो उसके साथ डिनर पर जाने के लिए एकदम हामी भर लेता है। अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं। लेकिन तभी ओरहुन को उस लड़की के कपड़ों पर कुछ अजीब सा क्रैश दिखाई देता है और उसे याद आता है कि ये क्रैश कहीं न कहीं उसने देखा ही था। बाद में जाकर उसे याद आता है कि जो सोफिया है वो इस किंगडम की सबसे पॉपुलर गिल्ड नाइट्स का सिल्वर रैबिट की एक मेंबर है और एक काफी खतरनाक बात होती है। और अब वो लोग डिनर के लिए एक लोकल रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर कि सोफिया को अपनी बड़ी बहन सैल्मा मिलती है। और जब सैल्मा सोफिया को और उनके साथ देखती है तो उसे लगता है कि ओरहुन उसका बॉयफ्रेंड है। और अब वो सोफिया पर काफी गुस्सा हो चुकी थी। वो उसे बोलती है, तुम काफी छोटी हो और ये बिल्कुल भी तुम्हारी कोई एज नहीं है बॉयफ्रेंड रखने की। और सोफिया उसे बिल्कुल भी कुछ समझा नहीं पाती। और बाद में जाकर ओरहुन को याद आता है कि वो सैल्मा को जानता है, क्योंकि सैल्मा और वो दोनों ही एक ही गिल्ड से ग्रेजुएट हुए थे और वो दोनों ही एन्चेंटर है। और जो सैल्मा होती है वो इस पूरे किंगडम की एक महान एन्चेंटर होती है और यहाँ तक कि वो एक एस रैंक की पार्टी की मेंबर ही थी। और वो सैल्मा ही थी जिसने की एन्चेंटर्स को पूरे किंगडम में और पूरे वर्ल्ड में फेमस किया था। और जो कोई भी किसी भी टीम में रोल होते हैं जैसे कि अटैकर, डिफेंडर और सपोर्टर, ये कुछ भी सैल्मा ने किया था। और सैल्मा के ही स्पोर्टिंग मैजिक को देखने के बाद ओलिवर और बाकी लोगों ने ओरहुन को अपनी टीम से बाहर निकाल दिया था। ओरहुन सैल्मा को देखता है और उसे बिल्कुल भी समझा था कि आखिरकार सैल्मा उसे बड़ी ही अजीब तरीके से देख क्यों रही है। सैल्मा को अभी भी लग रहा था कि ओरहुन और सोफिया गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, लेकिन अब उसकी गलतफहमी दूर हो चुकी थी। लेकिन सैल्मा को ओरहुन की बातों से ऐसा लगता है कि वो सोफिया में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन तभी सोफिया आगे बढ़ती है और वो सैल्मा को बोलती है, प्लीज आप उस आदमी को मत डांटिए जिसने की मेरी जान बचाई थी। और अब सैल्मा को पता चुका था कि जो सोफिया है उसने अकेले ही डंजन में जाने का फैसला किया था और ओरहुन ने वहाँ पर उसकी जान बचाई थी, इसीलिए वो ओरहुन से माफी मांगती है। और अब सारी गलतफहमी दूर हो चुकी थी। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं और सोफिया ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं पाती कि आखिरकार ओरहुन और सैल्मा एक दूसरे को कैसे जानते हैं। सैल्मा को बहुत हैरानी होती है जब उसे पता चलता है कि सोफिया को ऑरन के बारे में कुछ भी नहीं पता, जबकि ऑरन फेमस हीरोज पार्टी का मेंबर रह चुका था। और ये सुनते ही सोफिया काफी शॉक्ड हो चुकी थी, इसीलिए वो ऑरन से जल्दी से जल्द रिस्पेक्ट के साथ बातें करने लग जाती है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसके सामने हीरोज पार्टी का एक मेंबर खड़ा है और वो कोई और नहीं बल्कि ऑरन खुद है। वो उसे बोलती है, सॉरी मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि आप कौन हो। तभी ऑरन जल्दी से उन्हें बताता है कि वो किसी भी हीरोज पार्टी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी
राह पर निकल चुके थे और उन लोगों ने ओरन को पहले ही अपनी टीम से बाहर निकाल दिया था। और सलमा तो ये सुनकर और ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि कोई इतने पावरफुल एजेंट को अपनी टीम से कैसे बाहर निकाल सकता है। फिर वो ओरन से पूछती है, इसका मतलब ये है कि अभी तुम फ्री हो? ओरन को लगता है कि सलमा उसे वापस से सिल्वर रैबिट्स को ज्वाइन करने के लिए बोलने वाली है, इसीलिए सलमा अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ओरन मना कर देता है। अब मुझे माफ करना, अभी मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूँगा। सलमा मुस्कुराकर बताती है कि ओरन ने गलत समझ लिया है, वो उसे ज्वाइन करने की कोशिश नहीं कर रही थी और असल में वो चाहती है कि ओरन कल होने वाले टीचिंग एक्सपीडिशन में ट्यूटर की तरह शामिल हो और उसका काम होगा नए नए स्टूडेंट को ट्रेन करना। सलमा समझाती है कि इस नए मिशन में ए रैंक के एडवेंचरर्स और उसके ऊपर के लोग नए स्टूडेंट्स को गाइड करेगी ताकि वो लोग अगले 3 दिन में सॉदर्न ग्रेट डंजन के 50th फ्लोर के नीचे आ जाएंगे। यह सुनकर ओरन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि आमतौर पर इतने गहरे जाने में टॉप के एडवेंचरर्स यहाँ तक कि ए रैंक और बी रैंक को भी 6 महीने से लेकर 1 साल तो लग ही जाते हैं। और सलमा को पहले से पता था कि ये मिशन काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन नामुमकिन नहीं क्योंकि वो लोग इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए किसी शॉर्टकट को अपनाने वाले हैं। ऊपर से उनके क्लैन के स्पॉन्सर्स इस मिशन को लेकर काफी दबाव भी बना रहे थे और उनको समझ आता है कि अगर बात सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सर की होती तो क्लैन इस खतरनाक से प्लान को मना भी कर सकता था, यानी इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ी वजह है। थोड़ी देर और सोचने के बाद ओरन पूरी की पूरी बात को समझ आता है और उसे लगता है ऐसे न्यू स्टूडेंट्स जो कि अभी फ्लोर बॉस तक को नहीं हरा सकते, अगर वो लोग फ्लोर के नीचे नीचे लेवल तक पहुंच जाए तो इसके कारण से पूरा का पूरा क्लैन मजबूत हो जाएगा। सलमा को हैरानी होती है कि ओरन ने इतनी कम जानकारी में पूरी की पूरी बात समझ ली। उसे एहसास होता है कि ओरन जितना दिखता है उसे काफी इंटेलिजेंट है। दरअसल डंजन में 10 फ्लोर के बाद एक फ्लोर बॉस आता है और उसे हरा कर ही वो लोग आगे बढ़ सकते हैं और नए स्टूडेंट्स को इतना एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं होता कि वो लोग अकेले ही फ्लोर बॉस को खत्म कर पाए। इसीलिए अगर उन लोगों का ट्यूटर काफी खतरनाक होगा जो कि फ्लोर बॉस को आराम से हरा सकता है तो न्यू स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ उस फ्लोर के क्रिस्टल पर रजिस्टर करना होगा और जिससे क्लैन को और बाकी लोगों को काफी अच्छा भी लग सकता है। इसी वजह से क्लैन को ज्यादा से ज्यादा मजबूत ट्यूटर की जरूरत होती है और इसलिए सलमा चाहती है कि ओरन इस मिशन में शामिल हो। सलमा हल्के से ओरन के हाथ को पकड़ती है और वो उसे बोलती है, ओरन मुझे कैसे भी करके थोड़ी छोटी सी स्पोर्ट के साथ खेलना है। और जब ओरन इस बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था और यहाँ तक कि उसी वक्त ओरन को अपना पास याद आता है कि आखिरकार कैसे उन लोगों ने हीरोज पार्टी से उसे निकाल दिया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसका स्पोर्ट मैजिक सलमा से काफी ज्यादा कमजोर था। वो अपनी यादों से बाहर निकलता है लेकिन उसे एहसास होता है कि अगर वो वापस से एन्चेंटर बना तो आगे जाकर उसे पछताना पड़ेगा। वो धीरे से अपने हाथ को छुड़ाता है और सलमा से कहता है, अब मुझे माफ करना, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे आगे के कुछ अलग प्लान है। और तभी सोफिया फिर से मासूम सा चेहरा बनाकर ओरन से साथ चलने को बोलती है। उसकी हालत देखकर ओरन खुद को मना नहीं कर पाता और आखिरकार मान ही जाता है, लेकिन वो साफ शब्दों में सलमा से कहता है, सलमा अब मैंने अपने रास्ते को बदल दिया है और अब मैं एक स्वॉर्ड्समैन बन चुका हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगा तो मैं एक स्वॉर्ड्समैन के तौर पर आऊंगा, ना कि किसी एन्चेंटर के तौर पर। और सलमा इस चीज को सुनकर थोड़ी बहुत हैरान तो हो ही चुकी थी, लेकिन फिर वो सोचती है कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर हालात बिगड़े तो वो मान लेती है कि ओरन फिर से एन्चेंटमेंट के तौर पर लौट सकता है। वो ओरन से कहती है, अगर तुम आ रहे हो तो कल सुबह सुबह सिल्वर रैबिट हेडक्वार्टर पहुंच जाना। और उसी रात ओरन अपने दारू के अड्डे पर बैठ जाता है। दुकान का मालिक बंद करने वाला था, लेकिन जैसे वो ओरन को देखता है वो ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है और अब ओरन को अपने साथ अंदर बिठाकर वहाँ पर पिलाना शुरू कर देता है। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। दरअसल वो बूढ़ा आदमी पहले से ही ओरन को जानता था। वो उसे बोलता है, ओरन बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरी दुकान चल पाई थी और यहाँ तक कि जब तुम एक फेमस एडवेंचर पार्टी के मेंबर बने तब तुमने मेरी दुकान को एडवर्टाइज भी किया। इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। और जब ओरन इस बात को सुनता है तो वो अपने ऊपर शर्मिंदा फील करता है क्योंकि अब वो किसी भी हीरोज पार्टी का मेंबर नहीं रहा और सभी लोग तो उसे वैसे भी हीरोज पार्टी की वजह से जानते थे, लेकिन अब उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं रहा। इसीलिए अब वो सोच में पड़ चुका था, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी अब उसकी मूड को वापस से ठीक कर देता है। और अब अगली सुबह ओरन सिल्वर रैबिट्स में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात सिल्वर रैबिट्स के हेड विंस से होती है। वो लोग एक दूसरे से सबसे पहले इंट्रोड्यूस होना शुरू हो चुके थे और कहीं न कहीं विंस को ओरन के बारे में पहले ही बहुत कुछ पता था, जैसे कि वो हीरोज पार्टी का मेंबर है और साथ साथ में वो एक एजेंट भी है। यहाँ तक कि वो तो कब से चाहता था कि वो कैसे भी करके ओरन को अपनी टीम में लाना जाता है। आगे अब वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी विंस ओरन को बोलता है, तुम कल के लिए तैयार तो हो ना? हाँ
मैं तैयार तो हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं टीचिंग एक्सपीडिशन के बारे में और ज्यादा जाना चाहता हूँ। आगे अब हम सैल्मा को देखते हैं, जो कि ओरन को पूरी की पूरी डिटेल्स बताना शुरू करती है। वो उसे बताती है कि वो लोग डंजन के फ्लोर तक जाने वाले हैं, जहाँ पर कि वो लोग कुछ रूकीज पार्टी को भी ले जाएंगे और साथ साथ में कुछ प्रो यानी कि ई-स्कॉट लोगों की पार्टी को भी ले जाएगी। वो D1 में फ्लोर 21 तक जाएगी और D2 में 36 फ्लोर तक जाएगी और उन लोगों को कैसे भी करके जल्द से जल्द उस फ्लोर तक पहुंचना होगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो कि गिल्ड को चाहिए। ऊपर से गिल्ड की स्पॉन्सरशिप टीम उन पर दबाव बना रही थी। इतने में ही हम लोग पास्ट को देखते हैं, जहाँ पर कि विंस और सेल्मा और उनके बारे में बात कर रहे थे। इतने में ही विंस सेल्मा को बोलता है, मुझे पता है ओरन को हीरोज की पार्टी ने छोड़ लिया। पता नहीं उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ओरन एक एस है, यानी कि उसके पास काफी ज्यादा कमाल की पावर है और अगर हीरोज की पार्टी ने ऐसा किया तो वो बेचारे वीक बन जाएंगे। इतने में ही सेल्मा आगे से बोलती है, हाँ आपने सही कहा, क्योंकि जो ओरन है वो काफी अच्छा खासा और काफी ज्यादा पावरफुल एन्चेंटर है। यहाँ तक कि उसकी एन्चेंटिंग स्पीड मुझसे थोड़ी वीक है, लेकिन उसकी कास्टिंग स्पीड मुझसे भी 4 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो फ्यूचर को पहले प्रेडिक्ट कर सकता है कि आखिरकार एनिमी कौन सा अटैक करने वाला है और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है। हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर कि ओरन को पूरी की पूरी जानकारी मिल चुकी थी कि आखिरकार वो लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लेकिन कहीं न कहीं ओरन को इन चीजों पर शक हो रहा था, क्योंकि उनकी प्लानिंग ठीक ढंग से हुई नहीं थी। इतने में ही वो लोग उससे अपनी टीमिंग के बारे में बताना शुरू करते हैं। वो ओरन को बताते हैं कि उन लोगों के पास 10 रूकीज की पार्टी है और 5 ई-स्कॉट पार्टी है। और जिस बात को सुनकर कि ओरन थोड़ा बहुत शॉक्ड हो चुका था और इतने में ही सेल्मा उसे बोलती है, क्या तुम्हें सब कुछ समझ आ गया? अगर कोई क्वेश्चन है तो वो तुम मुझसे पूछ सकते हो। इतने में ओरन बोलता है, हाँ मेरे पास एक क्वेश्चन तो है, जैसे कि तुमने कहा कि तुम्हारे पास 10 रूकीज की पार्टी है और सिर्फ 5 ई-स्कॉट की पार्टी, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो हमें ई-स्कॉट की पार्टी ज्यादा लेनी चाहिए और ई-स्कॉट्स वो लोग होते हैं जो कि काफी ज्यादा प्रो होते हैं और जो कि बाकी लोगों की प्रोटेक्शन और गाइडेंस में काफी ज्यादा हेल्प करती है। लेकिन तभी विंस और सेल्मा उसके इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते और कहीं न कहीं और उनको इस चीज का थोड़ा बहुत सस्पिशियस लग चुका था। वो अपने मन में बोलता है, मुझे लगता है कि इस चीज में जरूर कोई ना कोई तो खतरा है जो कि सेल्मा और विंस मुझे कभी बताएंगे नहीं। आगे अब सेल्मा ओरन से बोलती है, ओरन मैं तुमसे कल मिलूंगी और कहीं न कहीं ओरन भी काफी ज्यादा ब्लश हो चुका था। हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर कि ओरन फाइनली सॉदर्न ग्रेड डंजन के बाहर आ चुका था। वहाँ पर सच में एक बहुत बड़ा डंजन था और वहाँ पर बाकी हीरोज की पार्टी और बाकी रूकीज की पार्टी भी वहाँ पर अवेलेबल थी। ओरन देखता है कि वहाँ पर तो सच में काफी ज्यादा रूकीज लोग आए हैं, लेकिन जैसे वो थोड़ी देर साइड में देखता है वो देखता है कि वहाँ पर तो सेल्मा और सोफिया भी अब वहाँ पर आ चुके हैं। और जब सोफिया ओरन को देखती है तो वो थोड़ी बहुत खुश तो हो ही चुकी थी। ओरन उसके आउटफिट को नोटिस करता है। उसे पता चलता है कि जो कोई भी रूकीज लोग होते हैं उनके पास डिफरेंट टाइप की आउटफिट होती है और ई-स्कॉट्स लोगों के पास डिफरेंट टाइप की आउटफिट होती है। और इतने में ही वो सोफिया को बोलता है, सोफिया तुम्हारी ड्रेस तो मुझे काफी अच्छी लग रही है। और जब सेल्मा को इस बात का पता चलता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, क्योंकि उसे लगता है कि ओरन उसकी छोटी बहन पर लाइन मारा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो ओरन को बोलती है, ओरन तुम पहले ही काफी लड़कियों के साथ रह चुकी हो ना? हाँ वैसे हीरोज पार्टी में काफी लड़कियां तो थी, तो क्या तुमने उन लोगों के साथ प्लॉट को भी डेवलप किया है? नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और बाद में जाकर उन लोगों को पता चलता है कि ओरन पहले एक ही मेंशन में उन लड़कियों के साथ रहा करता था। लेकिन तभी सोफिया उसे बोलती है, मिस्टर ओरन आखिरकार आप अब कहाँ रहते हो? दरअसल मैं अब एडवेंचर गिल्ड के इन में रहता हूँ। लेकिन तभी सेल्मा सोफिया को बोलती है, सोफिया आखिरकार तुम्हें क्यों जानना है? कहीं तुमको प्लॉट को तो डेवलप नहीं करना? अरे अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब वो लोग रूकीज की ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं, क्योंकि जो कोई भी रूकीज लोग होते हैं वो काफी ज्यादा टेंशन में आ चुके थे, क्योंकि उन लोगों की फर्स्ट डेट थी। और इतने में ही सोफिया भी अब अपने ग्रुप के पास वहाँ पर निकल चुकी थी। आगे हम लोग देखते हैं कि ओरन और सेल्मा अपने बाकी ई-स्क्वाड मेंबर से मिलते हैं, जहाँ पर उन लोगों की मुलाकात एंथम द डिफेंडर से होती है। बेर्नार्ड जो कि और डिफेंडर था और केथी जो कि एक हीलर थी। और इन लोगों के साथ ही सेल्मा और ओरन भी बाकी टीम्स के ई-स्क्वाड मेंबर बनने वाले हैं, जो कि बाकी की रूकीज टीम को प्रोटेक्शन और बाकी चीजें प्रोवाइड करेगी। और सेल्मा बाकी लोगों को ओरन के बारे में बताना शुरू कर देती है कि जो ओरन है वो एक अटैकर है और साथ साथ में एक एन्चेंटर भी है। और जब बाकी लोग इस चीज को सुनते हैं तो वो लोग उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। इतने में ही हम लोग सेल्मा के पास को देखती है। वो विंस के पास जाती है। इतने में ही विंस उसे बोलता है, सेल्मा मुझे पता है हमने बहुत ही पावरफुल एस को खोया है, लेकिन अब हमारे पास ओरन है और वो भी एक एन्चेंटर है, और अगर हमने उसकी पावर का यूज किया तो हमारा गिल्ड वापस से टॉप पर आ जाएगा। हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेल्मा होती है वो काफी ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी, क्योंकि अब उसे कैसे भी करके ओरन के साथ काम करना होगा और ग्रेट डंजन के
51 फ्लोर तक पहुंचना होगा, चाहे जो भी हो जाए। और वैसे भी ओरन इस वक्त अटैकर का काम कर रहा है और ना कि एंचेंटर का। और तभी सेल्मा ओरन को बोलती है, आओ अब हम लोग रूकी से मिलते हैं। और अब वो लोग नए स्टूडेंट्स के पास जाते हैं, जहाँ पर कि सेल्मा उन लोगों से बातचीत करना शुरू कर देती है। कहीं ना कहीं उसे पता था कि जो कोई भी नूब लोग है ये काफी ज्यादा डरे हुए हैं, इसीलिए वो उनको ओरन के साथ इंट्रोड्यूस करवा देती है। वो बोलती है, इससे मिलो, ये ओरन है और ये पहले ही फ्लोर के 94 लेवल तक पहुंच चुका है और एक ग्रेट डंजन को काफी अच्छे तरीके से जानता है। और जब बाकी के रोकीज इस बात को सुनते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि 94 फ्लोर तक पहुंचना कोई बच्चों का काम तो बिल्कुल भी नहीं था। और अब कहीं ना कहीं उन लोगों को लग रहा था कि अब ओरन उनके साथ है तो वो लोग जरूर उस ग्रेट डंजन तक पहुंच पाएंगे। और सेल्मा उन लोगों को बताती है कि आप लोगों को पता है कि जो ओरन है वो हीरोज पार्टी का पास्ट मेंबर रह चुका है। और जब बाकी के नूब लोग और बाकी के बच्चे इस बात को सुनते हैं तो वो लोग सच में ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि सभी लोग हीरोज की पार्टी को काफी ज्यादा ओपी मानते थे और वो लोग उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। इतने में ही अब सेल्मा भी और उनके पास आ जाती है और उनसे बोलता है, सेल्मा लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अरे नहीं ओरन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो तुम्हारे बारे में सुनकर ये बच्चे काफी ज्यादा मोटिवेट हो चुके हैं। आगे हम बाकी लोगों को देखते हैं, जहाँ पर कि अब सभी के सभी लोगों को पता चल चुका था कि जो ओरन है वो पहले से ही हीरोज पार्टी का मेंबर रह चुका है और हीरोज की पार्टी नंबर 1 पार्टी हुआ करती थी। इसीलिए अब सभी के सभी लोग ओरन को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं। इतने में अब सेल्मा ओरन को बोलती है, चलो अब हम लोग वापस से अपने अपने काम पर लग जाते हैं। और अब ओरन भी इस चीज को मान जाता है और अब ओरन अपने ग्रुप के पास जाता है, जिसे कि वो आज की रेड में एस्कॉर्ट करने वाला है। और इस ग्रुप का नाम ग्रुप 10 होता है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर शामिल होते हैं और बाकी के सभी ग्रुप्स में 4 मेंबर्स होते हैं। इतने में ही ओरन उन लोगों को बोलता है कि हमारी पार्टी का कोई मेंबर लेट हो चुका है। इतने में एक लड़का जिसका नाम की लोगन था वो बोलता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस पूरे के पूरे गैंग में हमारा ग्रुप ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और इसीलिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर की जरूरत चाहिए होती है। और इतने में ही हम लोग लोगन नाम के एक बच्चे को देखते हैं और उसका एटीट्यूड तो स्वर्ग छुड़ा था, क्योंकि उसमें तो काफी ज्यादा एटीट्यूड भरा पड़ा था। और अब इतने में ही ओरन उन लोगों को बोलता है, तो चलो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। बच्चे सबसे पहले तेरी बारी। और सबसे पहले वो बच्चा आगे आता है और वो बोलता है, मेरा नाम लोगन है और मैं ग्रुप 10 का लीडर भी हूँ और साथ साथ में मेरे पास काफी ज्यादा ओपीसी पावर भी है। मैं एक एन्चेंटर हूँ और फ्यूचर में जाकर मैं ही सेल्मा को पीछे छोड़ूंगा। और इतने में ही हम लोग दूसरी मेंबर को देखते हैं, जिसका नाम की कैरोलिन था और वो एक डिफेंडर थी। लेकिन तभी ओरन उसे पूछता है, क्या तुम एक डिफेंडर हो लेकिन तुम्हारे पास तो कोई भी शील्ड नहीं है? हाँ आपने सही समझा, मेरे पास कोई भी शील्ड नहीं है और मैं सिर्फ और सिर्फ डॉज करती हूँ। क्या इसका मतलब तुम एक डॉज टाइप डिफेंडर हो? हाँ आपने सही समझा। अगर तुम्हारे पास पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है तो ये काफी खतरनाक जॉब है। और कहीं ना कहीं अब कैरोलिन भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, लेकिन उन बच्चों में सच में ही काफी ज्यादा एटीट्यूड भरा पड़ा था, इसीलिए वो ओरन की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानते। और अब सोफिया ओरन को अपने बारे में इंट्रोड्यूस बोलना शुरू करती है। वो उसे बोलती है, मेरा नाम सोफिया है और मैं एक अटैकर और कास्टर हूँ। और इतना ही काफी नहीं था कि कैरोलिन और वो लोगन आपस में लड़ना शुरू कर लेते कि आखिर ग्रुप 10 का लीडर कौन है। इतने में ही ओरन अपने मन में बोलता है, लगता है रेड इतनी इजी नहीं होने वाली। आगे हम लोग उन बच्चों को देखते हैं और अब वो लोग डंजन में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी कैरोलिन ओरन को बोलती है, वैसे आप तो हीरोज पार्टी के मेंबर थे ना, आखिरकार आप सिल्वर रैबिट के एक्सपेडिशन में क्या कर रहे हैं? आप तो वैसे भी हमें अपना एनिमी मानते हैं ना। लेकिन तभी ओरन उसे बोलता है, क्या तुमने सही से नहीं सुना? मैं हीरोज पार्टी का मेंबर था और मैंने लीव कर दिया है। अच्छा ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। और क्या आपको पता है कि सोफिया आपके बारे में काफी कुछ अच्छा बोली थी? लेकिन तभी सोफिया उसे बोलती है, हाँ क्योंकि इन्होंने मेरी जान को बचाया था। लेकिन तभी कैरोलिन बोलती है, इसका मतलब सोफिया तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और सोफिया इस बात को सुनकर काफी ज्यादा ब्लश कर देती है। और अब आगे वो लोग डंजन में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि पीछे से वहाँ पर कुछ वुल्फ मॉन्स्टर उन लोगों की ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं। लेकिन तभी उनका ट्रैप मैजिक एक्टिवेट होकर अब उन वुल्फ मॉन्स्टर को 2 सेकंड में ही खत्म कर देता है, क्योंकि ओरन ने पहले से ही इस ट्रैप मैजिक को यहाँ पर सेट कर दिया था। क्योंकि उसका मानना ये था कि वो डंजन में होने वाली फालतू फाइट में बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, क्योंकि उन लोगों के पास डंजन के 51 फ्लोर तक पहुँचने के लिए बहुत कम टाइम होने वाला है। आगे हम देखते हैं कि वो लोग जैसे तैसे करके फ्लोर के 20 फ्लोर तक पहुँच चुके थे। और अब कहीं न कहीं ओरन ने ग्रुप के बाकी मेंबर्स का टैलेंट को भी देख लिया था। उसे पता चलता है कि जो लोगन है उसके पास सच में काफी अच्छी एन्चेंटिंग एबिलिटीज है और यहाँ तक कि वो बैटल्स में काफी अच्छा भी परफॉर्म कर सकता है। और इस टाइम पर तो वो बड़े ही इजीली ए रैंक पार्टी में शामिल हो सकता है। और एक बात जिसमें कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वो है दूसरों को गाइड करने में।
लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा कमाल का एन्चेंटर है। और अब अगली बारी आती है कैरोलिन की, जो कि सच में एक अच्छी सी डिफेंडर है, लेकिन उसके भी काफी ज्यादा ड्रॉबैक्स है, जैसे कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीड की सहायता से काफी चीजों को डॉज कर लेती है और वो सिर्फ और सिर्फ कुछ डैगर्स को यूज करती है, बल्कि वो एक डिफेंडर है, इसीलिए उसे एक शील्ड का भी यूज करना चाहिए। और अंत में आती है सोफिया। सोफिया दरअसल में उन दोनों से ही काफी ज्यादा वीक है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अब आगे हम लोग बाकी के हीरोज की पार्टी को देखते हैं। वो सभी के सभी लोग फाइनली 20 फ्लोर तक पहुंच चुके थे। सैल्मा उन लोगों को बोलती है जल्दी से मैजिक क्रिस्टल के पास जाओ और 21st फ्लोर के लिए अपने आप को रजिस्टर करवा लो। और अब सभी बच्चे भी मैजिकल क्रिस्टल तक पहुंच चुके थे। आगे हम देखते हैं कि उन लोगों का दिन फाइनली कंप्लीट हो चुका है और आज के दिन उन लोगों ने अपने मिशन को यानी कि 21 फ्लोर में जाने के मिशन को कंप्लीट कर दिया है। सैल्मा और ओरुन आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। ओरुन उसे बोलता है जैसा कि तुमने कहा था ग्रुप 10 में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, पर मैं कैरोलिन को लेकर थोड़ी बहुत टेंशन में हूँ। अगली सुबह होती है और ओरुन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, क्योंकि अब उसके जाने की खबर न्यूज में छप चुकी है और अब सभी लोगों को इसके बारे में पता चुका था कि ओरुन को हीरोज की पार्टी ने बैनिश कर दिया, जिससे कि अब ओरुन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, लेकिन वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। आगे अब ओरुन अपने काम पर जाता है, लेकिन तभी पीछे से उसे एक अजीब सी आवाज आती है और वहाँ पर दौड़ते दौड़ते उसके बचपन की दोस्त लूना वहाँ पर आ चुकी थी और एक कोई और नहीं बल्कि हीरोज की पार्टी की एक मेंबर ही थी। दरअसल ओरुन और लूना काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे और यहाँ तक कि वो हीरोज की पार्टी में उसकी काफी देखभाल पे किया करती थी। लूना ओरुन को बोलती है ओरुन प्लीज वापस से हीरोज की पार्टी में वापस लौट जाओ, लेकिन अब बेचारा ओरुन ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाता। इतने में ओरुन अपने मन में बोलना शुरू करता है लूना मुझे माफ करना, ऐसा कुछ भी हो नहीं सकता। ओरुन अपने मन में सोचना शुरू करता है कि जिस दिन की हीरोज की पार्टी ने उसे बैनिश किया था उस दिन लूना वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी और अगर गलती से भी लूना वहाँ पर होते तो शायद वो उसके लिए थोड़ा बहुत तो लड़ी जाती। लूना उसे बोलती है ओरुन क्या तुम्हें याद नहीं मैंने और तुमने ग्रेट डंजन को साथ में खत्म करने का फैसला लिया था। लेकिन अब ओरुन इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो उसे बोलता है हाँ मुझे याद है हम तीनों ने इस प्रॉमिस को किया था, मैं तुम और ओलिवर, लेकिन ओलिवर ने मुझे खुद अपनी टीम से बाहर निकाल दिया, इसीलिए अब मेरे पास वापस जाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। और अब ओरुन को अपनी पास्ट की याद आने शुरू हो चुकी थी। वो तीनों सच में ही काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब बेचारा ओरुन कुछ भी कर नहीं पाता, इसीलिए अब वो अपने नए रास्ते पर निकल चुका था। और अब ओरुन वापस से डंजन की ओर आगे बढ़ जाता है ताकि वो उस काम को पूरा कर पाए जो कि सैल्मा और बाकी लोगों ने उसे करने को कहा था। लेकिन वो डंजन के जाते वक्त भी उसी न्यूज के बारे में सोच रहा था जो कि सुबह सुबह उसके पास आई थी। और अब वो फाइनली डंजन के एंट्रेंस गेट तक तो पहुंच चुका था, जहां पर वो देखता है कि वहां पर तो और भी बहुत से रूकीज अब वहां पर आ चुके थे। और जब बाकी के रूकीज ओरुन को वहां पर देखते हैं तो वो लोग उसे बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं कर पाते कि आखिरकार ये वीक सा बंदा यहाँ पर क्यों आ रखा है। और अब ओरुन को भी इस बात का पता चुका था कि इन सभी बच्चों ने वो न्यूज को देख लिया है जो कि सुबह सुबह उसके घर पर भी आई थी, जिसमें कि लिखा गया था कि हीरोज की पार्टी ने ओरुन को धक्के मारकर अपनी टीम से बाहर निकाल दिया था। और अब यहाँ तक कि वो रूकीज बच्चे भी ओरुन की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं किया करते थे। और अब ओरुन को भी इस बात का एहसास हो चुका था। और अब सैल्मा, बर्न, केथी और बाकी लोग भी अब वहाँ पर आ चुके थे। वो लोग रूकीज बच्चों को बताती है आज का हमारा मिशन होने वाला है कि हम लोगों को 21st फ्लोर से 35th फ्लोर तक जाना होगा। सबसे पहले सैल्मा ओरुन से बात करती है और उसे माफी मांगती है क्योंकि उसने ओरुन को बाकी रूकीज बच्चों के बीच में काफी ज्यादा ओवर हाइप कर लिया था, जिससे कि अब उन सभी रूकीज बच्चों की ओरुन को लेकर काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन हो चुकी थी। अब वो लोग फाइनली रूकी से बातचीत करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी ओरुन और सैल्मा को इस बात का पता चुका था कि जो कोई भी वो रूकीज बच्चे हैं अब उन लोगों में कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि जो ओरुन है जो कि उन्हें एस्कॉर्ट करने वाला है वो काफी ज्यादा वीक है, इसीलिए वो लोग डंजन तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन तभी सैल्मा एक बढ़िया सी स्पीच देती है और सभी लोगों को बोलती है हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जो ओरुन है वो उन कुछ चुनिंदा आदमियों में से है जो कि डंजन के 94th फ्लोर तक पहुंची है, इसीलिए हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अब इस बात को सुनकर सभी के सभी रूकीज बच्चे काफी ज्यादा कन्विंस्ड हो चुके थे सिवाय लोगन के। लेकिन तभी हम लोग ओरुन को देखते हैं वो वापस से अपनी टीम के पास जाता है जहाँ पर कि वो सोफिया, कैरोलिन और लोगन से मिलता है। और अब ओरुन को भी एहसास हो चुका था कि उसकी टीम उसके बारे में जरूर कुछ न कुछ बुराई सोच रही होगी, इसीलिए वो माहौल को थोड़ा ठंडा करने के लिए उन लोगों से बातचीत करना शुरू करता है। वो उन लोगों को बोलता है हाँ मुझे लगता है कि तुम लोगों तक वो न्यूज तो पहुंच चुकी होगी। हाँ मास्टर हम लोगों तक पहुंच चुकी है, लेकिन हम लोग उस न्यूज को बिल्कुल भी नहीं मानते क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है ना। वैसे वो पूरी तरीके से झूठ नहीं है, लेकिन उसका कुछ पार्ट तो झूठ ही है। सोफिया और कैरोलिन और उनकी बात से थोड़ी बहुत कन्विंस
कन्विंस हो चुकी थी, लेकिन लोगन उसकी बातों से बिल्कुल भी कन्विंस्ड फील नहीं करता और अब लोगन को अपने मन में लग रहा था कि उसके साथ बहुत ही बड़ा विश्वासघात हो चुका है। और तभी ओरन उन लोगों को बोलता है, हाँ मुझे पता है मैं उतना स्ट्रांग नहीं, लेकिन मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन तभी सोफिया बोलती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। और उन लोगों का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि अब उन लोगों को ओरन पर पूरा का पूरा विश्वास हो चुका था। और तभी ओरन उन लोगों को बोलता है, ठीक है तो आज हम लोगों को 51 फ्लोर को क्लियर करना होगा। और अब इतना करने के बाद वो लोग डंजन की ओर आगे बढ़ना शुरू कर जाते हैं। और आज का उन लोगों का ये मकसद होने वाला है कि उन लोगों को कैसे भी करके 21st फ्लोर से 35th फ्लोर तक पहुंचना होगा। वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं और उनको अपने स्टूडेंट्स पर काफी ज्यादा विश्वास था क्योंकि उन लोगों के पास काफी ज्यादा ओपीओपीसी पावर थी। वो लोग एक के बाद एक करके हर एक फ्लोर को क्लियर करना शुरू करती है और अब वो लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ना शुरू कर देती है। कैरोलिन सबको अपने डैगर से मारती है और वही सोफिया भी अपने फायर मैजिक का यूज करके हर एक मॉन्स्टर को वहाँ पर पेल कर देती है। और चलते चलते अब वो लोग फाइनली 31st फ्लोर तक पहुँच चुके थे और ये फ्लोर काफी ज्यादा अननोन था, इसलिए ओरन डिसाइड करता है कि वो सभी टीममेट्स के आगे चलेगा और बाकियों को अपने पीछे रखेगा क्योंकि इस फ्लोर में जरूर कुछ ना कुछ तो खराबी हो ही सकती है। और अब ओरन और बाकी लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो लोग वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर को तो मार ही देते हैं, लेकिन तभी ओरन को वहाँ पर कुछ अजीब प्रकार की प्रेजेंस का फील होता है, इसीलिए वो बाकी लोगों को बोल देता है, रुक जाओ तुम बस मेरे पीछे रहना। और उनको पहले ही महसूस हो चुका था कि इस फ्लोर में जरूर कुछ गॉब्लिन्स या फिर कुछ ऑर्क्स हो सकती है। वो लोग अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन तभी ओरन कैरोलिन को बोलता है, देखो तुम गॉब्लिन को संभालो और सोफिया तुम ऑर्क को संभालो। अब कैरोलिन आगे बढ़ती है और गॉब्लिन्स को मारना शुरू कर देती है। उसके डैगर सच में ही काफी ज्यादा कमाल के थे। और वही हम लोग सोफिया को भी देखते हैं, सोफिया एक के बाद एक करके ऑर्क को मारना शुरू करती है। लेकिन तभी ओरन लोगन को बोलता है, लोगन जल्दी से स्पोर्ट मैजिक का यूज करो। लेकिन अब लोगन और उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। वो अपने मन में सोचता है, ये तो काफी ज्यादा वीक है, आखिरकार ये मुझे ऑर्डर क्यों देगा। इसीलिए वो पहले ही कुछ मैजिकल सर्कल को अपने हाथों में स्पॉन करके उन लोगों को स्पोर्ट करना शुरू कर देता है। वही हम लोगन को देखते हैं और वो कैरोलिन पर अपने स्पोर्ट मैजिक का यूज करके उसके ऑरा और बाकी चीजों को बफ कर लेता है, लेकिन उसका ध्यान सोफिया पर नहीं पड़ता। और तभी हम लोग सोफिया को देखते हैं और सोफिया अचानक से एक जगह पर रुक चुकी थी और जैसे ही सोफिया ऑर्क को देखती है वो कोई भी एक्शन नहीं ले पाती क्योंकि पास्ट में उसके साथ बहुत बुरा हो चुका था। और तभी सोफिया को ऑर्क को लेकर अपनी पुरानी याद आती है। उसे बिल्कुल समझ आता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए, लेकिन ओरन इस बात को नोटिस कर देता है और अब ना चाहते हुए भी ओरन को सोफिया के पास जाना ही पड़ता है। अचानक से ओरन तभी एक हिडन मैजिक का यूज कर लेता है, लेकिन तभी लोगन उस चीज को नोटिस कर देता है और जैसे ही ओरन अपने मैजिक का यूज करता है अचानक से वो ऑर्क एक जगह पर स्टन हो चुका था और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। और तभी ओरन सोफिया को बोलता है, सोफिया मुझे पता है तुम काफी डरी हो, लेकिन जितना तुम सोचती हो तुम उससे क्या ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और अब सोफिया को थोड़ी बहुत हिम्मत आ चुकी थी, इसीलिए वो उस ऑर्क मॉन्स्टर पर अपने फायर मैजिक और अपने फायरबॉल जुत्सु का यूज करके उसे एकदम भून कर रख देती है। और यहाँ तक कि बाकी के लोग तो उसकी इस पावर को देखकर सच में ही काफी एक्साइटमेंट में आ चुके थे। कैरोलिन सोफिया को हक करती है और ओरन उसे बोलता है, सोफिया तुमने काफी अच्छा काम किया। और अब वो लोग फाइनली डंजन के 35th फ्लोर तक पहुंच चुके थे और जहाँ पर उन लोगों का सामना एक बहुत ही खतरनाक टैरेंटुला मॉन्स्टर से होता है। और लोगन तो टैरेंटुला मॉन्स्टर को देखकर सच में ही काफी डर चुका था, लेकिन सोफिया और कैरोलिन को उन पर पूरा का पूरा विश्वास था, इसीलिए उन लोगों को लग रहा था कि वो टैरेंटुला मॉन्स्टर उन लोगों का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। लेकिन तभी हम सोफिया और कैरोलिन को देखते हैं, इसीलिए अब वो लोग उस टैरेंटुला मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं। लेकिन तभी जो लोगन होता है वो सच में ही काफी डर चुका था। कैरोलिन आगे बढ़ती है और अब उस टैरेंटुला मॉन्स्टर पर अपने डैगर से वार करना शुरू कर देती है। और वहीं ओरहन उन लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी बनाना शुरू करता है कि आखिरकार उन लोगों को वहाँ पर क्या क्या करना चाहिए। कैरोलिन अब पूरे के पूरे विश्वास में आ चुकी थी और वो अपनी पूरी पावर का यूज करके उन लोगों पर मारना शुरू कर देती है। और वहीं हम लोगन को देखते हैं और लोगन इस वाली बैटल में स्पोर्ट मेज का इस्तेमाल करा था, वो कैरोलिन को बफ कर लेता है और अब उसकी एबिलिटीज को भी थोड़ी बहुत एनहांस कर देता है। कैरोलिन के पास अब स्ट्रेंथ बूस्ट और बाकी की चीजें भी अब बूस्ट आ चुकी थी और अब कैरोलिन के सभी स्टैट्स काफी ज्यादा बफ हो चुके थे और वो एक के बाद एक करके
अब उस पर मारना शुरू कर देती है, लेकिन तभी वो टैरेंटुला कैरोलिन पर अटैक कर देती है। कैरोलिन के पास अब कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए ना चाहते हुए भी अब उसे डॉज करना ही पड़ता है। लोगन को लगता है कि उसे कोई स्पोर्ट मैच नहीं बल्कि आगे बढ़कर उसे 1v1 फाइट करनी होगी, लेकिन तभी ओरहुन उसे काम करने की कोशिश करता है और वो उसे बोलता है, नहीं लोगन, तुम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर तुम आगे गए तो कैरोलिन और सोफिया अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। इसलिए ना चाहते हुए भी लोगन को अब वहीं पर रुकना ही पड़ता है और अब वहीं पर कैरोलिन ओरहुन के कहने पर टैरेंटुला पर जंप कर देती है। वो उसकी हर एक पार्ट को काटना भी शुरू कर देती है, लेकिन अभी तक वो टैरेंटुला मॉन्स्टर बिल्कुल भी खत्म नहीं होती, क्योंकि उस टैरेंटुला के पास सच में ही काफी ज्यादा ओपीसी पावर होती है। उसके पास बहुत बड़े बड़े से फैंग्स भी होते हैं और यहाँ तक कि वो एक वेनमस मॉन्स्टर था, यानी कि जिसके पास काफी ज्यादा हाई लेवल की पावर्स होती है। और तभी ओरहुन लोगन को बोलता है, कैरोलिन पर जल्द से जल्द एजिलिटी और स्ट्रेंथ का बफ लगा लो, और अब लोगन भी ठीक वैसा ही कर देता है और अब वो कैरोलिन के सभी स्टैट्स को काफी बफ कर लेता है। लेकिन तभी ओरहुन वापस से सोफिया को बोलता है, सोफिया जल्दी से इस टैरेंटुला मॉन्स्टर को जमीन पर गिरा लो और अपने एरो कटर और अपने एरो बर्न का यूज करो। और अब सोफिया भी ठीक वैसा ही करती है, वो अपने स्टाफ को उठाती है और टैरेंटुला मॉन्स्टर पर एरो कटर का मैजिक का यूज करके अब उसकी लेग्स को एकदम काट कर रख देती है, जिसकी वजह से कि अब टैरेंटुला मॉन्स्टर जमीन पर गिर चुकी थी। उसके पास अब कोई भी पावर नहीं बची होती और अब लोगन भी अपने गार्ड को थोड़ा बहुत डाउन कर लेता है। कैरोलिन अब सच में ही काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी, वो खुशी के मारे बोलना शुरू करती है, वाह हम जीत चुके हैं, हम जीत चुके हैं। और इससे पहले कि ओरहुन कुछ बोल पाता, वो टैरेंटुला मॉन्स्टर वापस से उठकर एकदम खड़ी हो जाती है और वो कैरोलिन पर अपने वेब मैजिक का यूज करके जकड़ कर रख देती है। और अब कैरोलिन को बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार उसे इस वक्त पर करना क्या चाहिए। अब वो सच में ही काफी ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि वो चाहे जितना भी ट्राई करती वैसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती, और यहाँ तक कि लोगन अब उसकी स्ट्रेंथ और बाकी चीजों को बफ करने का भी ट्राई करता है, लेकिन फिर भी कैरोलिन कुछ भी नहीं कर पाती। वो टैरेंटुला मॉन्स्टर कैरोलिन को अपने मुंह की ओर खींचना शुरू कर लेती है, लेकिन तभी ओरहुन सोफिया को बोलता है, इसके वेपन्स पर अपने बफ मैजिक का यूज करो। और अब सोफिया भी ठीक वैसे ही करती है, जिससे कि कैरोलिन के वेपन सच में ही काफी एनहांस हो चुके थे, लेकिन इतना ही काफी नहीं था कि सोफिया एक बार वापस से अपने रॉक मैजिक का यूज करती है, जिससे कि वो टैरेंटुला मॉन्स्टर सच में ही एकदम खत्म हो चुकी थी और अब कैरोलिन भी बच चुकी थी। लोगन, तुमने काफी अच्छा काम किया और अब आज का उन लोगों का मिशन एकदम कंप्लीट हो चुका था। वो लोग केव से बाहर जाते हैं और जहाँ पर कि सैलम और बाकी लोग उन रूकीज को कांग्रेचुलेट करते हैं और वहीं पर ओरहुन भी अपने घर जाने के लिए एकदम रेडी हो चुका था। लेकिन तभी पीछे से अब वहाँ पर आंट और बर्न ओरहुन के पास आते हैं और वो उसे बोलते हैं, ओरहुन क्यों ना आज तुम हमारे साथ खाने पर चलो। और अब ओरहुन भी अपनी पार्टी मेंबर्स की बात मानकर उन लोगों के साथ डिनर पर निकल जाता है। और वहीं हम लोग सोफिया, लोगन और कैरोलिन को देखते हैं जो कि एक वैगन में थे। लेकिन तभी लोगन सोफिया से बोलता है, जब ओरहुन तुमसे पहली बार मिला आखिरकार वो किस टाइप के मैजिक का यूज कर रहा था। और अब सोफिया भी उसे हर एक चीज के बारे में बता देती है और वो उसे बताती है, सबसे पहले उन्होंने मुझे बचाने के लिए एक समनिंग स्पेल का यूज किया और अपनी स्वॉर्ड मैजिक का भी यूज किया, जिससे कि उन्होंने एक स्लैश में उन नोगर्स को खत्म कर लिया था। और तब जाकर लोगों को एहसास होता है कि ओरहुन कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि उसके पास तो काफी ज्यादा ओपी प्रकार की मैजिकल एबिलिटी है। यहाँ तक कि वो एक स्वॉर्ड्समैन भी है और यहाँ तक कि वो एक एन्चेंटर भी है, यानी कि उसके पास 2 क्लास का मैजिकल टैलेंट है। इसका मतलब वो कोई नॉर्मल मेज नहीं बल्कि एक जीनियस है। और वहीं हम लोग ओरहुन और उसके दोस्तों को देखते हैं, वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर वो लोग खाना पीना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि बर्न और आंट ओरहुन को बोलते हैं, तुम जो कुछ भी चाहो वो ऑर्डर कर सकते हो। और अब वो लोग उसे पूछना शुरू करते हैं, ओरहुन वैसे तुम्हारा रियल रोल क्या है, क्योंकि पहले हीरोज की पार्टी में तुम एक एन्चेंटर थे और अब तुम बोलते हो कि तुम एक स्वॉर्ड्समैन हो। और अब ओरहुन उन लोगों को बताता है कि वो असल में एक स्वॉर्ड्समैन ही है, बचपन से वो एक स्वॉर्ड्समैन ही था, जब से कि एक बीस्ट ने उनके विलेज पर अटैक कर दिया था और ओरहुन के ग्रैंडफादर जो कि खुद एक स्वॉर्ड्समैन थे, उन्होंने उस बीस्ट को एक ही स्लैश में खत्म कर लिया। और तब से ही ओरहुन ने डिसाइड कर दिया था कि वो चाहे जो भी हो जाए एक अच्छा खासा स्वॉर्ड्समैन बनेगा। और उसके बाद उसने हीरोज की पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन जैसे जैसे वो लोग डंजन के लोअर लेवल पर जाते रहे, वैसे उन लोगों की टीम के बाकी के एट्रीब्यूट्स काफी ज्यादा लो होने शुरू हो चुके थे। इसीलिए ना चाहते हुए भी ओरहुन को स्वॉर्ड्समैन से एक एन्चेंटर में शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन अब मेरा मिशन है कि मुझे एक ऐसा स्वॉर्ड्समैन बनना है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल हो, और वो स्वॉर्ड्समैन जो कि डंजन को अकेले ही बिना पार्टी के एक्सप्लोर कर ले। और वही हीरोज की पार्टी कल उसी डंजन में आने वाली है जिस डंजन को इस वक्त ओरहुन एक्सप्लोर कर रहा है।
और अगले ही दिन ओरहुन डंजन की ओर आगे बढ़ जाता है क्योंकि आज के ही दिन उसका डंजन में लास्ट काम होने वाला है। आज के दिन उससे कैसे भी करके रुकीज की पार्टी को 51st फ्लोर तक ले जाना होगा। ओरहुन आगे बढ़ना शुरू करता है और वो फाइनली डंजन तक तो पहुंच चुका था और जहाँ पर कि उसकी मुलाकात लोगन, सोफिया और कैरोलिन से होती है। वो ओरहुन को देखकर सच में ही काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और आज के ही दिन वो लोग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में भी थे और यहाँ तक कि जब वो लोग ओरहुन को देखते हैं तो वो उससे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट से बातचीत करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी कैरोलिन ओरहुन को बोलती है, ओरहुन सोफिया से कुछ कहना चाहती है, लेकिन सोफिया उसको कहने में थोड़ी बहुत शाय फील करती है। लेकिन तभी कैरोलिन उसे एल्बो मारकर बोलती है, हाँ तुम्हें बोलना ही होगा। दरअसल जब कल रात सोफिया बात ले रही थी तो उसने कैरोलिन को बोला था, मैं चाहती हूँ कि ओरहुन हमेशा हमारे साथ नाइट सिल्वर रैबिट में ज्वाइन हो जाए। और इससे पहले सोफिया ओरहुन को कुछ बोल पाती, लेकिन तभी सलमा ओरहुन को अपनी ओर बुला देती है और अब ओरहुन भी आगे बढ़ना शुरू करता है। लेकिन तभी वो रास्ते से गुजरते वक्त कुछ रुकीज की बातों को सुन लेता है जो कि हीरोज की पार्टी के बारे में बात करी थी। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करती है। ओ भाई, क्या तुझे पता है कि आज हीरोज की पार्टी भी इस डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए गई है और वो 92nd फ्लोर से शुरू कर रही है। और ओरहुन को इस चीज को सुनकर थोड़ा सा बुरा सा लग जाता है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि हीरोज की पार्टी ने 92nd फ्लोर से शुरू कर लिया है और ओरहुन अपने मन में सोचना शुरू करता है, नहीं, उन लोगों को 92nd फ्लोर से शुरू नहीं करना चाहिए था क्योंकि इस वक्त पर उन लोगों के पास कोई अच्छा खासा एन्चेंटर नहीं होगा। आगे हम ओरहुन को देखते हैं और अब वो आगे बढ़ना शुरू करता है। लेकिन तभी वो बार बार हीरोज की पार्टी के बारे में सोचा जा रहा था क्योंकि उससे पहले एहसास हो चुका था कि हीरोज की पार्टी के साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत काम तो हो नहीं वाला है। इसीलिए वो बिना कुछ कहे बस आगे बढ़ता है और वही हम लोग हीरोज की पार्टी को देखती है। वो लोग फाइनली डंजन के 92nd फ्लोर तक तो पहुंच चुके थे और जहाँ पर कि ओलिवर, एनी और डेरेक आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं और अब उन लोगों का एक ही मकसद था कि उन लोगों को कैसे भी करके इस डंजन के 95th फ्लोर से 96th फ्लोर तक जाना होगा क्योंकि जब तक उन लोगों के साथ ओरहुन था तब तक वो लोग कभी भी 95th फ्लोर के आगे तक नहीं पहुंच पाए। और जब उनके पास एक नई एन्चेंटर आ चुकी है तो वो लोग सच में ही काफी खुश हो चुके थे। और तभी हम लोग हीरोज पार्टी की नई एन्चेंटर से मिलते हैं जिसका नाम की फिली था। लेकिन लूना तो पहले से ही इसके सख्त खिलाफ थी। उन लोगों का मानना था कि अभी उन लोगों के पास ओरहुन नहीं है, इसीलिए उन लोगों को डंजन के 50 या फिर 30 फ्लोर से शुरू करना चाहिए और वो लोग 92nd फ्लोर को कभी भी पार नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब वो लोग पहले डंजन के 94th फ्लोर तक पहुंचे थे तब उन लोगों का सामना एक ब्लैक ड्रैगन से हो रखा था और वो ब्लैक ड्रैगन सच में ही काफी खतरनाक था। इसीलिए वो अपनी पार्टी मेंबर्स को भी बोलती है, नहीं, हम लोगों को यहाँ से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। लेकिन तभी ओलिवर और बाकी लोग अब उस पर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। वो लोग उसे बोलते हैं, हम इस बार कैसे भी करके 95th फ्लोर से 96th फ्लोर पर जंप कर जाएगी क्योंकि इस वक्त हमारे पास वो गधा ओरहुन नहीं है। लेकिन लूना को अभी भी उन लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और यहाँ तक कि लूना को तो उनकी नई एन्चेंटर फिली के बारे में पता ही नहीं था। और तभी हम लोग पास के सीन को देखते हैं जहाँ पर कि 2 दिन पहले हीरोज की पार्टी ने अपने नए एन्चेंटर को अनाउंस कर दिया था जो कि कोई और नहीं बल्कि ग्रीन हेयर लड़की जिसका नाम की फिली था वो थी। वो लोग उसे पार्टी में इन्वाइट करते हैं और अब फिली भी हीरोज पार्टी को ज्वाइन करने के बाद काफी खुश हो चुकी थी और डेरेक और एनी तो और उनके जाने पर सच में ही काफी खुश हो चुके थे। वो लोग आपस में बोलते हैं, यस, अब हमारे पास एक नई एन्चेंटर आ चुकी है जो कि उस गधे जैक ऑफ ऑल ट्रेड से काफी ज्यादा खतरनाक है। और अब वो लोग फिली को अपनी पार्टी में पाकर सच में ही काफी खुश हो चुके थे क्योंकि उन लोगों को ओरहुन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और अब वो सभी लोग फिली के आने की खुशी में दारू पार्टी करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी दौड़ते दौड़ते वहाँ पर लूना भी अब वहाँ पर आ चुकी थी। वो ओलिवर पर काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन तभी ओलिवर उसे बोलता है, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो यहीं पर करो, ठीक है? तुमने सुना है कि ओरहुन नाइट सिल्वर रैबिट में ज्वाइन हो चुका है, लेकिन आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है क्योंकि वो तुम्हारी पार्टी का मेंबर है ना। और तभी लूना भी उन लोगों की बात को सुनकर काफी शॉक्ड फील करती है। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। हमें पता है उस नल्ले ओरहुन ने जरूर हमारे ही बैच का यूज किया होगा ताकि वो नाइट सिल्वर रैबिट में ज्वाइन हो पाए। लूना को शुरुआत में तो कुछ भी समझना था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या है, लेकिन तभी ओलिवर उसे बोलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने ओरहुन को अपनी टीम से निकाल दिया। और जब लूना इस बात को सुनती है तो वो सच में ही काफी शॉक्ड हो चुकी थी। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार इन लोगों ने ओरहुन के साथ ऐसा क्यों किया है। डायरेक्ट उसे बताता है, लूना, तुम्हें तो पता ही है ना कि ओरहुन के पास उतनी अच्छी खासी एन्चेंटमेंट एबिलिटी नहीं थी, इसीलिए हम लोगों को उसे अपनी गिल्ड से बाहर निकालना पड़ा। और अब वो लोग लूना को फिली से इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करते हैं, लेकिन लूना को इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और तभी ओलिवर उसे बोलता है, लूना, तुम्हें तो पता ही है ना कि ओरहुन के पास इतनी पावर नहीं थी, इसीलिए हम लोगों को उसे अपनी टीम से निकालना पड़ा।
लेकिन लूना को उन लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि और उनके पास सच में ही काफी था ओपी सी पावर थी और वो उनकी टीम का कोर था। और अब लूना को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि अब उसकी बातों का हीरोज की पार्टी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और तभी ओलिवर उसे बोलता है, हम लोगों ने डिसीजन बना लिया है कि अब हम लोग अपने न्यू एन्चेंटर के साथ 92nd फ्लोर से शुरू करेंगे। लेकिन तभी लूना उन लोगों को बोलती है, नहीं, फिली के पास अभी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए हम लोगों को डंजन की आई थिंक 50 या फिर 70 फ्लोर से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन तभी ओलिवर उसे बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब हमारे पास एक अच्छी खासी एन्चेंटर आ चुकी है जो कि हमारे पुराने एन्चेंटर और उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लूना लोगों को बताती है कि आज तक वो लोग कभी भी 94th फ्लोर के ब्लैक ड्रैगन को कभी भी पार नहीं कर पाए। लेकिन तभी ओलिवर उसे बोलता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि तब हमारे साथ ओरोन था, और अब जबकि हमारे साथ ओरोन नहीं है तब हम लोग आराम से उस फ्लोर को भी क्लियर कर पाएंगे। लूना के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे वापस से हीरोज की पार्टी की बात मान ही पड़ती है। हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर कि हम लोग 92nd फ्लोर में हीरोज की पार्टी को देखते हैं। और तभी उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर द ब्लैक मैमथ अब वहाँ पर आ चुका था। और अब ब्लैक मैमथ भी उन लोगों पर भारी पड़ना शुरू हो चुका था। ब्लैक मैमथ उन लोगों के सामने आता है और अब उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। और यहाँ तक कि ओलिवर भी अब उसके अटैक्स को पूरी तरीके से डॉज नहीं कर पाता। लेकिन तभी ओलिवर अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो फिली को बोलता है, फिली जल्दी से मुझ पर बफ मैजिक का यूज करो। और फिली ने तो पहले से ही उस पर अपने बफ मैजिक का यूज किया होता है, लेकिन फिर भी उसकी एट्रीब्यूट्स और बाकी की चीजें बिल्कुल भी बफ नहीं होती, जिस चीज को देख कर की ओलिवर अब काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। और ना चाहते हुए भी ओलिवर को अपने बैक एंड में जाना ही पड़ता है, क्योंकि वो अकेले उस मैमथ से नहीं लड़ पाता। अब कहीं न कहीं ओलिवर को इस चीज का रियलाइज हो चुका था कि वो थोड़ा बहुत वीक तो हो ही चुका है। लेकिन तभी हम लोग डायरेक्ट को देखते हैं। वो मैमथ अब काफी गुस्से में आ चुका था, जिसके कारण से कि वो डायरेक्ट पर अपनी सोलर बीम का यूज कर देता है और डायरेक्ट पहले बार उस चीज को अच्छी प्रकार से डॉज नहीं कर पाता। अब ओलिवर काफी गुस्से में आ चुका था। वो फिली को बोलता है, फिली तुम क्या करी हो, डायरेक्ट पर जल्द से जल्द अपने बफ मैजिक का यूज करो। लेकिन फिली बेचारी ऐसा बिल्कुल भी कर नहीं पाती। वो उसे बोलती है, सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। और तभी एनी भी अब उस मैमथ पर अपने फायर मैजिक जुत्सु का यूज कर देती है, लेकिन उससे भी उस मैमथ को बिल्कुल भी जरा से भी खरोच नहीं आती। और अब उन लोगों के मैजिकल एट्रीब्यूट्स और बाकी की चीजें एकदम वीक से भी नॉर्मल हो चुकी थी। उन लोगों के पास बिल्कुल भी कोई पावर नहीं बचती। यहाँ तक कि अब एनी, डेरिक और ओलिवर को इस चीज का एहसास हो चुका था कि किसी अननोन रीजन से वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा पावरलेस महसूस कर रहे थे। ओलिवर एक बार वापस से फिली को बोलता है, फिली तुम ये क्या करी हो, हम लोगों पर जल्द से जल्द अपने मैजिकल टैलेंट और एन्चेंटमेंट का यूज करो। अब फिली काफी ज्यादा डर चुकी थी। वो लोगों को बोलती है, सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी तक आपके फाइटिंग स्टाइल को नहीं समझ पाई। और अब ओलिवर भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसे और उनकी याद आती है जब वो लोग पहली बार साथ में लड़े थे, तब उन्होंने 1 घंटे के अंदर ही उन लोगों के मैजिकल टैलेंट और फाइटिंग स्टाइल को समझकर उन लोगों पर एन्चेंटमेंट बूस्ट का यूज कर लिया था। लेकिन फिली ऐसा बिल्कुल भी कर नहीं पा रही और अब हीरोज की पार्टी धीरे धीरे करके हारना भी शुरू हो चुकी थी। वो मैमथ बिना रुके उन लोगों पर अपनी सोलर बीम, लेजर बीम का यूज करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी उससे कुछ भी नहीं होता। फिली एनी पर अपने बफ मैजिक और एन्चेंटमेंट का यूज कर लेती है, लेकिन जिससे कि एनी की पावर बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होती, उल्टा वो तो नॉर्मल होना शुरू हो चुकी थी। अब वो मैमथ हीरोज की पूरी पार्टी पर एक साथ ही वार करना शुरू कर जाता है। लेकिन तभी ओलिवर और बाकी लोगों को इस चीज का रियलाइज होता है कि उन लोगों की ना तो स्पीड ज्यादा हुई है और ना ही तो उन लोगों की स्ट्रेंथ और एजिलिटी काफी ज्यादा हो रखी है। एनी उस मैमथ पर पीछे से वार करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो मैमथ अचानक से अपने साइड में से भी उन लोगों पर लेजर बीम को यूज करना शुरू कर देता है। ओलिवर फिली को अपनी स्ट्रेटेजी को बताता है और वो उसे बोलता है, फिली तुम एक काम करो, हम लोगों पर अपने एन्चेंटमेंट का यूज करो और तुम हमें बताना कि क्या कोई मॉन्स्टर हम लोगों पर पीछे से अटैक कर भी रहा होगा या फिर नहीं। लेकिन फिली इस चीज को साफ सीधा मना कर देती है। वो उसे बोलती है, सॉरी, अगर मैं तुम लोगों पर एन्चेंटमेंट मैजिक का यूज करूंगी तो मैं बाकी किसी भी चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाऊंगी। जिस बात को सुनकर कि ओलिवर और एनी काफी गुस्से में आ चुके थे, क्योंकि ओरोन के पास इतनी काबिलियत थी ही, वो उन लोगों को एन्चेंट करने के साथ साथ ही उन लोगों पर नजर भी रखा करता था, लेकिन फिली ऐसा बिल्कुल भी कर नहीं पाती। और अब एनी भी फिली पर काफी गुस्सा हो चुकी थी। वो उसे बोलती है, तुम तो बिल्कुल किसी भी काम की नहीं हो, हमें तुम्हें अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था और तुम तो हीरोज पार्टी की मेंबर होने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। और अब ओलिवर भी काफी
गुस्से में आ चुका था और अब ओलिवर को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि वो अपनी स्वॉर्ड की पूरी पावर का यूज ही नहीं कर पा रहा है। और ऐसा इसीलिए हो सकता है कि फिली के पास एनहांसमेंट पावर ही ना हो। वो लोग ब्लैक मैमथ से लड़ रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन जो कि 95th फ्लोर का फ्लोर बॉस है, अब वो वहाँ पर आ चुका था। जैसे ही लूना उसे देखती है वो सच में ही काफी घबरा चुकी थी और अब उन लोगों को समझ आ चुका था कि अब वो लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। ओलिवर अपने मन में सोचता है नहीं, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? कोई फ्लोर बॉस अपने फ्लोर को छोड़कर यहाँ पर कैसे आ सकता है? हम उसी ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं जो कि अब जमीन पर लैंड कर देता है और अब उसके सिर्फ चलने से अब वो ब्लैक मैमथ एकदम खत्म हो चुका था। और अब वो मैमथ जिसे कि हीरोज की पार्टी बिल्कुल भी हरा नहीं पा रही थी, ब्लैक ड्रैगन उसे अपनी एक चुटकी से ही खत्म करके रख देता है। सभी के सभी हीरोज पार्टी के मेंबर इस चीज को देखकर सच में ही काफी डर चुके थे। अब उन लोगों को बिल्कुल भी समझना था कि आखिरकार उन लोगों को यहाँ से आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि चाहे जो भी हो जाए वो कभी भी इस ब्लैक ड्रैगन को कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे। ब्लैक ड्रैगन उन लोगों पर अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, इसीलिए वो उन लोगों पर अपनी हेल फायर एबिलिटी का यूज कर देता है। वो सबसे पहले डायरेक्ट पर अटैक कर देता है, लेकिन डायरेक्ट जिससे काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। फिली ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। एनी ब्लैक ड्रैगन पर अपने फायर मैजिक का यूज करती है, लेकिन एनी से भी कुछ भी हो नहीं पाता। एनी कवर लेने के लिए एक रॉक के पीछे छिप जाती है, लेकिन ब्लैक ड्रैगन की फ्लेम्स इतना ज्यादा खतरनाक होती है कि अब एनी भी काफी जख्मी हो चुकी थी। तभी लूना ओलिवर को बोलती है, ओलिवर हम लोग ब्लैक ड्रैगन को कभी भी खत्म नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोगों को वापस से टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल का यूज करके अपने गिल्ड में जाना होगा। और अब ओलिवर को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि अब उसकी पूरी टीम की मैजिकल पावर और मैजिकल एनहांसमेंट काफी ज्यादा लो हो चुकी है, इसीलिए वो लोग उस ब्लैक ड्रैगन से कभी भी लड़ नहीं सकते। लेकिन वो एक लास्ट ट्राई करता है और अपनी स्वॉर्ड की पूरी पावर से उस ब्लैक ड्रैगन पर अटैक कर देता है। लेकिन जैसे ही धुआं साइड होता है वो देखता है कि उस ब्लैक ड्रैगन को तो जरा से भी खरोच नहीं आती और अब ओलिवर पूरी तरीके से अपनी हिम्मत हार चुका था। लेकिन तभी लूना दौड़ते दौड़ते उसके पास आती है और वो ओलिवर को बोलती है, ओलिवर तुम क्या कर रही हो? जल्द से जल्द पूरे के पूरे ग्रुप को इकट्ठा करो, हम लोगों को टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल का यूज करना ही होगा। और अब उन लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए ना चाहते हुए भी उन लोगों को टेलीपोर्टेशन गेट का यूज करना ही पड़ता है। लेकिन इसे यूज करने में भी एक कैच था, क्योंकि उन लोगों को इस बात का कोई भी नॉलेज नहीं था कि क्या ये टेलीपोर्टेशन गेट उन लोगों को फ्लोर के ऊपर लेवल तक पहुंचा पाएगा या फिर नीचे लेवल तक। और अब वो सभी के सभी लोग टेलीपोर्टेशन गेट को वहाँ पर समन कर देते हैं। वो लोग उसके अंदर जाने वाले थे, लेकिन तभी वो ब्लैक ड्रैगन पीछे से अब वो वहाँ पर आ चुका था और अचानक से वो ब्लैक ड्रैगन अब उस टेलीपोर्टेशन गेट में जा चुका था। डायरेक्ट बोलता है, आखिरकार हम बच ही गए। लेकिन लूना अब काफी घबरा चुकी थी। वो बाकियों को बोलती है, नहीं ये बहुत गलत हुआ, क्योंकि हम लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि क्या वो ब्लैक ड्रैगन फ्लोर के ऊपर लेवल तक गया होगा या फिर फ्लोर के नीचे लेवल तक। और अगर वो ऊपर गया होगा तो लो लेवल के एडवेंचर्स खतरे में भी पड़ सकते हैं। इसीलिए वो पूरी की पूरी हीरोज की पार्टी आगे दौड़ना शुरू करती है ताकि वो अपने गिल्ड तक पहुंच पाए और वहां जाकर सभी लोगों को इन्फॉर्म कर पाए। और तब जाकर लूना उन लोगों को बताती है कि वो इस बैटल में इतने ज्यादा वीक इसीलिए हुए क्योंकि इस वक्त उन लोगों के साथ ओरो नहीं था और उन्होंने उन लोगों के एट्रीब्यूट्स को बफ करने के लिए अपनी एक मैजिकल स्पेल बनाई थी, जिससे कि वो किसी के भी एट्रीब्यूट्स को 50% तक इंक्रीज कर सकता है। जिस चीज को देखकर कि फिली भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे पावरफुल एन्चेंटर यानी कि सेल्मा भी लोगों के एट्रीब्यूट्स को 10% तक ही इंक्रीज कर सकती है। और अगर ओरहुन हमारे साथ होता तो हो सकता था कि हम उस ब्लैक ड्रैगन को रोक सकते थे, लेकिन ओलिवर उसकी बातों पर बिलीव करने से साफ साफ मना कर देता है। वो बाकियों को बोलता है, हम लोग बिना ओरहुन के भी उसे खत्म कर सकते हैं। और हुनब वापस से ग्रेट डंजन में पहुंच चुका था, जहां पर कि वो एक बार वापस से लोगन, सोफी और कैरोलिन से मिलता है। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं और ओरहुन उन लोगों को बताता है आज का हम लोगों का मिशन होने वाला है कि हम लोगों को 36 फ्लोर से 50 फ्लोर तक जाना होगा और जैसे ही हम लोग 51 फ्लोर तक पहुंच जाएंगे हम लोग अपने टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल का यूज करके वापस से अपने अपने घर के लिए निकल जाएंगे। ठीक है मास्टर, जैसा आप बोलो। और उनके लिए आज का दिन बाकी दिनों के जैसे ही होने वाला है कि उसे इन रूकीज की पार्टी को एस्कॉर्ट करना है। लेकिन आज के दिन उसे ग्रेट डंजन से थोड़ी गलत वाइब आ रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ ना था कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों चल रहा है। आगे अब वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, जहाँ पर कि कैरोलिन सबसे पहले और उनके पास आती है और वो उसे बोलती है कि आप मुझे बता सकते हो कि निचले फ्लोर पर किस टाइप के मॉन्स्टर होते हैं और क्या मैं उन्हें खत्म कर सकती हूँ। लेकिन तभी ओरहुन उसे बताता है कि वो एक डिफेंडर है, इसीलिए उसे हमेशा ही अपनी टीम को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना होगा। और अब कैरोलिन भी उसकी इस बात को मान चुकी थी। वो उसे बोल
बोलती है वैसे हम अच्छे डिफेंडर कैसे बन सकते हैं। और अब ओरहुन भी उसे ज्ञान देना शुरू करता है कि आखिरकार वो अपनी एबिलिटी, एजिलिटी और डिफेंडिंग स्किल को कैसे अच्छा कर सकती है। लेकिन अभी भी कैरोलिन को उसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। लेकिन तभी अब लोगन भी अब वहाँ पर आ चुका था। वो ओरहुन और कैरोलिन को बोलता है हाँ मास्टर ओरहुन बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड का बेस्ट डिफेंडर जिसका नाम की एल्बर्ट था वो भी ऐसा ही कहा करता था। लेकिन तभी ओरहुन एल्बर्ट के नाम को सुनकर थोड़ा बहुत चौंक चुका था। वो लोगन को बोलता है तो क्या तुम सिल्वर रैबिट्स वाले एल्बर्ट के बारे में बात कर रहे हो? हाँ मास्टर, क्या आप उसको जानते थे? हाँ बिल्कुल, एल्बर्ट काफी अच्छा डिफेंडर था और यहाँ तक कि उसके पास काफी ज्यादा ओपी सी स्किल भी थी। लेकिन वो 92nd फ्लोर वाली ब्लैक ड्रैगन से लड़ते लड़ते मारा गया और वो सभी के सभी लोग एल्बर्ट की सच में ही काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन जैसे कैरोलिन इस बात को सुनती है अब वो थोड़ी बहुत डिप्रेशन में पड़ चुकी थी और तभी वो अपने मन में बोलती है हाँ आप सही बोल रहे हो, डिफेंडर का काम होता है कि हम लोगों को अपनी टीम को प्रोटेक्ट करना होगा। और उन सोचता है कि उसे कैरोलिन से थोड़ी बहुत बातचीत करनी चाहिए और अब कैरोलिन सच में ही काफी सीरियस हो चुकी थी, इसलिए ओरहुन उसे बातचीत करना ठीक नहीं समझता। वो कैरोलिन को बोलता है ठीक है कैरोलिन, तो आज तुम मुझे अपने पूरे के पूरे टैलेंट को दिखा सकती हो। हाँ बिल्कुल। लेकिन तभी सोफिया भी अब ओरहुन से बात करती है। वो उसे बोलती है मास्टर क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिरकार मैं एक अच्छी एडवेंचर कैसे बन सकती हूँ? ये ठीक नहीं है, अगर आप सोफिया को बता रहे हो तो आपको मुझे भी बताना होगा। वो लोग अब आपस में बातचीत नहीं करते और अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और अब वो लोग चलते चलते डंजन के 36 फ्लोर तक वहाँ पर पहुँच चुके थे, जहाँ पर कि वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। और अब तो ओरहुन की पार्टी भी उसे काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। लेकिन तभी सैल्मा अब ओरहुन के पास आती है और अब वो उसे बातचीत करना शुरू करती है। वो उसे बोलती है ओरहुन लगता है तुम्हारी पार्टी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती है। हाँ मुझे भी लगता है, जब से वो न्यूज आर्टिकल बाहर आया तब से मैं काफी डर चुका था, लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों ने मुझे ऐसे एक्सेप्ट कर दिया। ओरहुन मैंने सुना था कि तुम लोग पहले एल्बर्ट के बारे में बात करे थे। हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एल्बर्ट को जानता था। गिल्ड मास्टर का भी यही कहना है, जो एल्बर्ट था वो ब्लैक ड्रैगन से फाइट करते हुए मारा गया और अभी भी हमारे गिल्ड में उसका एक खाली स्पॉट है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि उस स्पॉट को कोई ऐसा भरे जो कि एल्बर्ट से भी पावरफुल हो, यानी कि तुम ओरहुन। लेकिन अब ओरहुन उसके इस ऑफर को साफ साफ मना कर देता है। वो उसे बोलता है सैल्मा तुम्हें पता है ना कि एक पार्टी में 2 एन्चेंटर नहीं रह सकते। लेकिन ओरहुन अब तो तुम वैसे भी एक स्वॉर्ड्समैन हो ना। और अब सभी की सभी एडवेंचर्स पार्टी डंजन के 40 फ्लोर तक पहुंच चुकी थी और अब सैल्मा बाकियों को ऑर्डर देती है कि उन लोगों को यहाँ पर स्प्लिट होना होगा। तभी हम लोग ग्रुप 10 को देखते हैं और वो लोग बस अकेले ही डंजन को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। उन सभी को भी ये चीज सच में ही काफी बोरिंग लग रही थी। लेकिन तभी वो लोग अब ओरहुन से बातचीत करना शुरू करते हैं और उससे डंजन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देते हैं। और उन लोगों को बताता है कि डंजन की इंफॉर्मेशन लेना और डंजन के हर एक पाथ को फॉलो करना और फ्लोर बॉस को खत्म करना ये एक एबिलिटी होती है। और जिस किसी भी गिल्ड के पास और या फिर किसी टीम के पास ज्यादा मेंबर्स होते हैं वो इन चीजों को काफी बखूबी निभा सकते हैं। और अब वो सभी के सभी लोग ओरहुन से बोलते हैं मास्टर प्लीज हमें लोअर डंजन के बारे में और भी कुछ बताइए ना। और अब ओरहुन भी उन लोगों को बताना शुरू करता है कि लोअर डंजन दरअसल में 76 फ्लोर से स्टार्ट होते हैं और वहाँ पर उन लोगों का सामना आइस लिजर्ड और बाकी के खतरनाक मॉन्स्टर से होता है, जिससे कि वो सभी के सभी बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे। इसीलिए वो ओरहुन से और भी ज्यादा क्वेश्चन करना शुरू कर लेते हैं। लेकिन तभी अब ओरहुन उन लोगों का बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाता और तभी हम लोग लूना और बाकी हीरोज की पार्टी को देखते हैं और अब वो लोग फाइनली गिल्ड तक आ चुके थे। सबसे पहले लूना गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट एलेनोरा को बोलती है एलेनोरा जल्दी करो, हम लोगों को गिल्ड मास्टर से मिलना है। माफ कीजिए लेकिन गिल्ड मास्टर इस वक्त एक मीटिंग में है, उन्हें जल्दी यहाँ पर बुलाओ क्योंकि ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वहीं पर अब ओरहुन की पार्टी भी फ्लोर में आगे बढ़ना शुरू कर लेती है। लेकिन लोगों को यहाँ पर कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता। वो लोग इस चीज को देखकर काफी शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और तभी वो लोग ओरहुन से पूछते हैं मास्टर क्या लोअर फ्लोर हमेशा ऐसे ही होते हैं? लेकिन तभी अब ओरहुन भी सोच में पड़ चुका था। वो लोगों को बोलता है नहीं ऐसा कभी भी नहीं होता और कोई भी फ्लोर कभी भी एम्प्टी नहीं रहता, मानो ऐसा लग रहा है कि वो मॉन्स्टर किसी बड़ी चीज से डर रही हो। लेकिन तभी उन लोगों के पीछे एक नल्ला सा गॉब्लिन अब वहाँ पर आ चुका था। इससे पहले ओरहुन कुछ बोल पाता और तभी कैरोलिन अब आगे बढ़ती है। ओरहुन उस पर डीबफ मैजिक का यूज कर देता है और अब कैरोलिन भी उसे फाइनली अब खत्म कर देती है। और तभी ओरहुन कैरोलिन को बोलता है कैरोलिन प्लीज आगे से ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक डिफेंडर का काम होता है कि वो अपने कॉमरेड्स की हमेशा प्रोटेक्शन करे। तुम एक डॉज टाइप की डिफेंडर हो ना, लगता है मुझे तुम्हें उस स्किल को सिखाना ही पड़ेगा जिसका नाम है एक्टिव डिफेंस। और अब कैरोलिन भी ओरहुन की इस बात को सुनकर सच में ही काफी एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। वो उसे बोलती है प्लीज मास्टर मुझे सिखाइए। और अब ओरहुन भी उसे सिखाना शुरू करता है कि आखिरकार वो
एक्टिव डिफेंस की एबिलिटी का यूज कैसे कर सकती है और वो एक्टिव डिफेंस का यूज करके डिफेंस के साथ साथ अटैक मैजिक का यूज भी कर सकती है। और अब कैरोलिन भी उस चीज को सीख कर काफी खुश हो चुकी थी। लेकिन तभी हीरोज की पार्टी अब गिल्ड मास्टर से मिल जाती है। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, जहाँ पर कि लूना गिल्ड मास्टर को बोलती है, गिल्ड मास्टर हम लोग कैसे भी करके फोर्स टेलीपोर्ट का यूज करना होगा। क्या फोर्स टेलीपोर्ट? क्या तुम्हें पता है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो? क्योंकि उसमें काफी माना इंक्लूड होता है। और अब वो लोग भी गिल्ड मास्टर को बताते हैं कि आखिरकार वहाँ पर क्या हो चुका है। और अब वो लोग उसे पूरी की पूरी बात पाते हैं कि अब 92nd फ्लोर का ब्लैक ड्रैगन कहीं से टेलीपोर्ट हो चुका है और अब वो किसी भी ऊपर वाले फ्लोर या फिर नीचे वाले फ्लोर में जा सकता है, और जिसके कारण से कि अब नूब एडवेंचर्स की जान काफी खतरे में पड़ चुकी थी। और तभी अब लूना भी गिल्ड मास्टर को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उन लोगों को कैसे भी करके जल्द से जल्द फोर्स ट्रांसपोर्ट का यूज करना होगा, ताकि वो लोग कैसे भी करके एडवेंचर्स की जान को बचा पाए। और तभी लोगन भी और उनको बोलता है मुझे भी कुछ एडवाइस चाहिए, और उनसे बोलता है ठीक है लोगन, तो तुम एक स्पोर्टर हो तो लगता है मुझे तुम्हें किसी मैजिकल एट्रीब्यूट की एडवाइस देनी होगी। लेकिन तभी लोगन और उनको बोलता है मुझे डीबफ के बारे में सीखना है, और दरअसल जो कोई भी डीबफ होता है वो सच में ही काफी हाई क्लास की मैजिकल स्पेल होती है और कोई भी एरा गैरा उसे कभी भी यूज नहीं कर पाता। आगे अब और लोगन को डीबफ के बारे में सिखाना शुरू करता है। वो उसे बताता है कि डीबफ काफी हाई लेवल का मैजिकल एट्रीब्यूट होता है, जिसकी हेल्प से यूजर अपनी एनिमी की एबिलिटी और एजिलिटी काफी ज्यादा डाउन कर सकता है। और अब लोगन भी इस बात को सुनकर काफी शॉक्ड हो चुका था, यहाँ तक कि वो उसे ही बताता है कि फ्लोर बॉस और फ्लोर मॉन्स्टर पर डीबफ कभी भी यूज नहीं होता, क्योंकि उन लोगों का माना स्ट्रेंथ और माना पॉइंट काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर होता है। और अब लोगन को भी इसके बारे में एहसास हो चुका था कि वो कभी भी डीबफ का यूज करना नहीं सीख सकता। लेकिन तभी ओरहुन उसे बोलता है तुम्हें डीबफ से पहले बफ मैजिक करना सीखना होगा, और बफ मैजिक काफी ज्यादा एनहांस प्रकार का मैजिक होता है जो कि किसी भी एन्चेंटर के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आगे हम लोग अब ओरहुन को देखते हैं और अब वो लोगन को अपने मैजिक के बारे में सिखाना शुरू करता है। वो उसे बोलता है लगता है मुझे तुम्हें वो मैजिकल स्किल को दिखाना ही होगा। और तभी वहाँ से कुछ बीस्ट आना भी शुरू हो चुके थे और उनके ट्रैप मैजिक से अब वो बीस्ट 1 सेकंड के अंदर ही एकदम खत्म हो चुके थे। और लोगन तो और उनकी एबिलिटी को देखकर अब सच में ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। और उनको ट्रैप मैजिक का यूज करते हुए देख सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि किसी को भी विश्वास नहीं होता कि एक एन्चेंटर इस प्रकार की मैजिकल एबिलिटी का भी यूज कर सकता है। वो बिना किसी कास्टिंग के सिर्फ और सिर्फ ट्रैप मैजिक का यूज भी कर सकता है। और वही हम लोग बाकी गिल्ड मास्टर और बाकी लोगों को देखते हैं, वो लोग सभी के सभी लोग अपने माना को इकट्ठा करते हैं ताकि वो लोग जल्द से जल्द फोर्स टेलीपोर्ट को एडवेंचर गिल्ड में समन कर पाए और सभी एडवेंचर्स को जो कि डंजन में फंसे हैं उन लोगों को यहाँ पर समन कर पाए। लेकिन अब इस प्रोसेस में सच में ही काफी ज्यादा माना कंज्यूम होने वाला था और साथ साथ में काफी ज्यादा टाइम भी। लेकिन तभी एक हायर अप बोलता है ये सभी की सभी गलती किसी और की नहीं बल्कि हीरोज की पार्टी की है। तभी हम लोग एनी और डायरेक्ट को देखते हैं और वो लोग इस बात को सुनकर सच में ही काफी तक गुस्से में आ चुके थे। लेकिन तभी बाकी के हायर अप और बाकी लोग उन लोगों को शांत कर लेते हैं और अब वो लोग वापस से अपनी स्पेल पर काम करना शुरू कर लेते हैं। वही हम लोग ओरहुन को देखते हैं और अब वो बोलता है सोफिया लगता है अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। और अब ओरहुन सोफिया को बोलता है लगता है तुम्हें पैरेलल मैजिक करना सिखाना होगा। वो इस बात को सुनकर काफी शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि आज तक उसने कभी भी पैरेलल मैजिक के बारे में कभी भी सुना नहीं था। दरअसल पैरेलल मैजिक काफी खतरनाक प्रकार का मैजिक होता है, जिसकी हेल्प से यूजर एक ही बार में तकरीबन 2 या फिर 3 एलिमेंट का यूज कर सकता है और 3 या फिर 4 स्पेल का यूज कर सकता है। जिस बात को सुनकर अब सोफिया भी काफी एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। और तभी ओरहुन सोफिया को बोलता है वैसे पैरेलल मैजिक करना तुम्हारी बहन यानी कि सैलमा को भी आता है, तो क्यों ना तुम उससे ही सीख लो। पर सोफिया भी एक नंबर की ठरकी थी। वो उसे बोलती है नहीं, दरअसल मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ये मैजिक करना सिखाए। जिस बात को सुनकर के ओरहुन का अजगर भी एकदम एक्टिवेट हो चुका था और वो थोड़ा बहुत शर्मा चुका था। वो उसे बोलता है नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तुम्हें पहले सैलमा को ही पूछना होगा। और वहीं बाकी के हायर अप्स उसी टेलीपोर्ट स्पेल पर काम कर रहे थे, लेकिन अभी तक उन लोगों की स्पेल बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होती। लेकिन तभी हम लोग गिल्ड मास्टर को देखते हैं और वो लोग हीरोज पार्टी को ऑर्डर देता है। वो उन लोगों को बोलता है मैं चाहता हूँ कि हीरोज की पार्टी वापस डंजन में जाए और वहाँ जाकर ब्लैक ड्रैगन को खत्म कर ले। जिस बात को सुनकर की हीरोज की पार्टी काफी हैरान हो चुकी थी, इसीलिए वो अलग अलग बहाना बनाना शुरू करती है। और तभी वो लोग गिल्ड लीडर को बोलते हैं वैसे हमारा बहाना अभी तक रिकवर नहीं हुआ। लेकिन तभी लूना गिल्ड मास्टर को बोलती है ठीक है, मैं आपके इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। वहीं ओरहुन और बाकी के स्क्वाड्स मेंबर अब फ्लोर बॉस के रूम तक पहुँच चुके थे, जहाँ पर कि ओरहुन, सैलमा और बाकी लोग अपने रूकीज मेंबर को बोलते हैं अब तुम लोगों को देखना है कि आखिरकार एक स्क्वाड्स लोग कैसे लड़ते हैं। हम ओरहुन, सैलमा और बाकी
बाकी स्कोर्ट्स को देखती है। वो लोग अब जल्द से जल्द फ्लोर रूम में पहुंचते हैं, जहाँ पर कि उन लोगों का सामना फ्लोर बॉस से होता है और वो सच में ही काफी खतरनाक सा बीस्ट था। हम ओरोन को देखते हैं और वो सभी लोगों पर अपनी एन्चेंटमेंट एबिलिटी का यूज करना शुरू कर लेता है और यहाँ तक कि ओरोन तो लड़ाई करते वक्त बफ, डिबफ, ट्रैप मैजिक और पैडलेट मैजिक का भी यूज करा था, जिस चीज को देख करके सभी के सभी लोग काफी एक्साइटमेंट में आ चुके थे। यहाँ तक कि अब सेल्मा अब वहाँ पर आ चुकी थी और वो एक बार में ही तकरीबन 5 स्पेल का यूज कर देती है और अब उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। सोफिया को एहसास होता है कि उसकी बड़ी बहन पैडल मैजिक करना जानती है, जो कि कुछ समय पहले ओरोन ने उसे करना सिखाया था और वो सभी के सभी लोग ओरोन के बफ मैजिक का यूज करके उस फ्लोर बॉस को कुछ सेकंड के अंदर ही हरा देते हैं और सभी के सभी रूकीज स्कॉट लोग इस पार को देखकर सच में ही काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और वहीं हीरोज की पार्टी अभी भी ग्रे डंजन की ओर आगे बढ़ी थी ताकि वो लोग जल्द से जल्द ब्लैक ड्रैगन के पास आगे बढ़ पाए। लेकिन तभी ओलिवर लूना को बोलता है, आखिरकार तुमने गिल्ड मास्टर से क्या घटिया सी रिक्वेस्ट की थी। और लूना ने गिल्ड मास्टर को ये कहा था कि उन लोगों को अपनी टेलीपोर्टेबिलिटी 40 या फिर 50 फ्लोर पर यूज करनी होगी। तभी ओलिवर उसे बोलता है, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों कहा। लेकिन तभी लूना उन लोगों को समझाती है, क्या तुम लोग अभी तक नहीं समझे, क्योंकि हो सकता है कि उस फ्लोर पर ओरोन हो और वो ओरोन ही है जो कि उस ब्लैक ड्रैगन से हमारी जान को बचा सकता है। और इस वक्त पर हम लोग किंगडम के वीकेस्ट एस रैंक की टीम है और जो इंसान इस वक्त पर ब्लैक ड्रैगन को खत्म कर सकता है वो कोई और नहीं बल्कि ओरोन ही है। और वहीं पर ओरोन की पार्टी ग्रे डंजन के 50th फ्लोर तक पहुंच चुकी थी, जहां पर की सेल्मा ओरोन को बोलती है, ओरोन हम लोग चाहते हैं कि इस वक्त पर तुम स्वॉर्ड्समैन की तरह फाइट करो। और अब ओरोन भी इस बात को मान जाता है और अब ओरोन आगे बढ़ता है। वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अब अपनी स्वॉर्ड पर इम्पैक्ट मैजिक का यूज कर देता है और वो एक ही स्लैश में उस जायंट क्रैब बॉस को खत्म कर देता है। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि ओरोन के पास इतना ज्यादा पावर भी हो सकती है, क्योंकि किसी भी जायंट क्रैब का शेल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और दरअसल इम्पैक्ट मैजिकल स्पेल को ओरोन ने खुद अपने हाथों से बनाया था और इस स्पेल काफी ज्यादा पावरफुल होती है। और तभी सेल्मा भी अब बाकी लोगों पर अपनी एनहांसमेंट एबिलिटी का यूज कर देती है, जिससे कि अब सभी लोगों के मैजिकल एट्रीब्यूट्स अब काफी ज्यादा ओपी से हो चुके थे। वो सभी लोग उस लास्ट फ्लोर बॉस को भी खत्म कर लेते हैं और अब उन लोगों का मिशन फाइनली कंप्लीट हो चुका था। आखिर में जाकर अब सेल्मा उन लोगों को एक गुड बाय स्पीच देती है। वो उन लोगों को बोलती है, अब हम लोगों का मिशन कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। और अब सभी लोग काफी खुश हो चुके थे, लगता है मेरी जॉब यहीं पर खत्म हुई। लेकिन तभी अचानक से और उनको कुछ तो अजीब सा महसूस होता है। अचानक से डंजन वॉल ब्रेक हो चुकी थी और वहाँ से कोई और नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन अब वहाँ से बाहर आ चुका था। और अब सभी के सभी लोग ब्लैक ड्रैगन को देखकर सच में ही काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे और उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन कैसे आ सकता है। तभी सेल्मा और बाकी लोग उस ड्रैगन को देखकर सच में ही काफी शॉक्ड हो चुके थे, यहाँ तक कि वो लोग तो अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पाते। और वहीं हम ओरोन को देखते हैं, वो अपने मन में बोलता है, शिट आखिरकार ये क्या हो गया। तभी हम देखते हैं कि ओरोन को अपने बाकी टीममेट्स की याद आती है और वो अपने दिमाग में बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे लोगों को यहाँ से बाहर निकालना होगा। तभी ओरोन को ट्रांसपोर्ट क्रिस्टल की याद आती है। वो बाकी लोगों को बोलता है, जल्दी से वहाँ पर जाओ और वहाँ से तुम लोग सीधा ही फ्लोर नंबर 1 पर पहुँच जाओगे। लेकिन जैसे ही ओरोन अपने बाकी टीममेट्स को देखता है, उसे पता चलता है कि बाकी लोग तो डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे, यहाँ तक कि वो सभी के सभी लोग अपनी जगह पर एकदम फ्रीज हो चुके हैं। ओरोन अब अपने ब्रेन का यूज करता है और तरह तरह के प्लान बनाना शुरू करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी वो बाकी टीम लीडर्स को बोलता है, टीम लीडर्स चाहे जो कुछ भी हो जाए हम लोगों का मोटिव है कि हमें कैसे भी करके इन रुकीज को बचाना है। और तभी अब ओरोन की बात को वापस सुनकर अब सेल्मा वापस होश में आ चुकी थी। वो बाकी रुकीज को ऑर्डर देना शुरू करती है और यहाँ तक कि अब बाकी के रुकीज बच्चे जो कि एकदम नूब से थे, अब वो लोग भी अपने मैजिक स्पेल का यूज करना शुरू करते हैं ताकि वो लोग कैसे भी करके ब्लैक ड्रैगन की पावर और उसके अटैक से बच पाए। सेल्मा के कहने पर वो सभी लोग एक बैरियर को अब क्रिएट कर देते हैं, लेकिन तभी ब्लैक ड्रैगन उन लोगों के बैरियर पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओरोन भी अब उसके बैरियर को थोड़ा और बहुत पावर अप कर लेता है और जैसे ही अब ब्लैक ड्रैगन उन लोगों पर अटैक करता है तो उससे कुछ भी नहीं होता। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम ओरोन को देखते हैं, वो आगे बढ़ना शुरू करता है। वो ब्लैक ड्रैगन की ओर सबसे पहले अपनी नाइफ को फेंकता है और उसे डॉज करने के लिए ब्लैक ड्रैगन अपनी आंख को हल्का सा बंद कर लेता है और मौका देखते ही ओरोन आगे बढ़ता है और उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। और भाई वो अटैक सच में ही काफी ज्यादा खतरनाक था।
धुआं हटता है और हम लोग देखते हैं कि उस ब्लैक ड्रैगन को तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि ओरोहन को इसके बारे में पहले से पता था कि जो वो ब्लैक ड्रैगन है वो सच में ही काफी ज्यादा खतरनाक है और इतने छोटे से वार से उसका कुछ भी होने नहीं वाला। इतने में ओरोहन अपने बाकी टीम मेंबर्स को बोलता है, चाहे जो भी हो जाए तुम इन रुकीज का ध्यान रखना। यहाँ तक कि सेल्मा भी अब इस बात को मान जाती है, लेकिन कहीं न कहीं अब उसे अपने पुराने बॉयफ्रेंड एल्बर्ट की याद आती है, क्योंकि एल्बर्ट भी ब्लैक ड्रैगन के साथ मुकाबला करते हुए मारा गया था। लेकिन ओरोहन की बात थोड़ी अलग थी। वो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन एक बार वापस से उस पर फायरबॉल जुत्सु मार देता है। लेकिन तभी ओरोहन वापस से अपनी एक नई स्पेल रिफ्लेक्टिव स्पेल का इस्तेमाल करता है और स्पेल की हेल्प से जो कोई भी वार ब्लैक ड्रैगन करने वाला है वो उसी पर उल्टा ही भारी पड़ जाएगी। यहाँ तक कि अब ओरोहन वापस से प्लानिंग करना शुरू कर देता है और अब ब्लैक ड्रैगन बार बार ओरोहन पर अटैक करना शुरू करता है। लेकिन ओरोहन वापस से रिफ्लेक्टिव स्पेल का इस्तेमाल करा था, लेकिन उससे भी उस ब्लैक ड्रैगन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओरोहन अपने मन में बोलता है, लगता है अब मुझे उस स्पेल का इस्तेमाल करना होगा। ओरोहन सबसे पहले अपने गले में एक लॉकेट को डालता है और अब अपने ऊपर स्टैट्स अप स्पेल का इस्तेमाल करना शुरू करता है। इससे उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स और मैजिकल एट्रीब्यूट्स इंक्रीज हो जाएगी। वो एक के बाद एक करके अपने ऊपर स्टैट्स अप इस्तेमाल करना शुरू करता है। यहाँ तक कि सेल्मा भी इस चीज को देखकर काफी शॉक्ड हो चुकी थी। यहाँ तक ये स्पेल अबंडेड है और इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में स्पेल को सिर्फ और सिर्फ 1% लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक ओरोहन अभी यहीं पर रुकता, क्योंकि कहीं न कहीं उसे इस बात के बारे में पता ही था कि ब्लैक ड्रैगन को खत्म करने के लिए उसे अपने फिजिकल और मैजिकल एट्रीब्यूट्स को 100 टाइम ज्यादा बढ़ाना होगा। इसीलिए वो तकरीबन 5 बार अपने ऊपर स्टैट्स अप मैजिकल एबिलिटी का यूज करना शुरू करता है। उसकी बॉडी अब हार मान चुकी थी, लेकिन ओरोहन अभी हार नहीं मानता और एक बार वापस से अपने ऊपर फिजिकल और मैजिकल एट्रीब्यूट्स को बफ कर देता है और इतना करने के बाद वो सीधा ही ब्लैक ड्रैगन पर अटैक करने के लिए जंप मार देता है। लेकिन तभी ब्लैक ड्रैगन भी अब उसे आते हुए देख लेता है और वो अपनी टेल से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन ओरोहन बाल बाल उसके अटैक को डॉज करता है और एक अजीब सी स्पेल को वहाँ पर क्रिएट कर देता है। सभी को लग रहा था कि ये कोई आम सा मैजिक है, लेकिन कोई ये आम मैजिक नहीं था, बल्कि इसे लोग स्पेशल एबिलिटी के नाम से जानते हैं। इस वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 1% ह्यूमन के पास ही स्पेशल एबिलिटी होती है, जो कि उन लोगों को उनके बर्थ के टाइम पर मिलती है और ओरोहन भी उन्हीं में से एक था और उसकी स्पेशल एबिलिटी का नाम था मैजिक कन्वर्जेंस। इस एबिलिटी की हेल्प से ओरोहन एक जगह इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सकता है। यहाँ तक कि ओलिवर के पास भी एक स्पेशल एबिलिटी थी और तभी मौका देखते ही अब ओरोहन अपने मैजिक कन्वर्जेंस को एक्टिवेट कर देता है और देखते ही देखते अब उस ब्लैक ड्रैगन पर अपने स्लैश को मार देता है, जिससे कि वो ब्लैक ड्रैगन सीधा ही जमीन पर गिर चुका था। ओरोहन आप कर सकते हो। सभी लोगों को लग रहा था कि अब ओरोहन बड़े ही आराम से उस ब्लैक ड्रैगन को खत्म करने वाला है, लेकिन सेल्मा को एकदम ट्रुथ दिख रहा था। उसे दिख रहा था कि जो ओरोहन है अब उसकी बॉडी उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही। यहाँ तक कि उसका माना पॉइंट, उसकी बाकी चीजें एकदम लो हो चुकी है और अब ओरोहन इस कंडीशन में कुछ भी नहीं कर सकता। और तभी अब वो अपने मन में सोचती है, क्या मुझे ओरोहन की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन अगर मैं वहाँ पर गई तो मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए वो अपने मुताबिक सबसे अच्छा काम करती है, यानी कि रुकीज को प्रोटेक्ट करना। और वहीं हम दूसरी ओर ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं, जो कि ओरोहन पर वापस से अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी ओरोहन को अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज और चाइल्डहुड ट्रॉमा एक बार वापस से याद आता है। हर बार की तरह वो ओलिवर के साथ शिकार पर गया था, लेकिन जैसे ही वो लोग अपने विलेज वापस पहुँचे, उन लोगों ने देखा कि उनका सब कुछ खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि चोरों ने उनकी फैमिली को, उनकी हर एक कीमती चीजों को वहाँ से लूट लिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वीक नहीं रहूंगा। और वहीं दूसरी ओर वो ब्लैक ड्रैगन तो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। यहाँ तक कि उसकी बॉडी के अंदर से अब पर्पल ऑरा बाहर आना शुरू हो चुका था। यहाँ तक कि अब ब्लैक ड्रैगन के एट्रीब्यूट्स, उसकी फिजिकल, मैजिकल और बाकी पूरी की पूरी चीजें काफी सही इंक्रीज हो चुकी थी। यहाँ तक कि वो ओरोहन पर बिना रोके अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी ओरोहन वापस से उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। जब पिछली बार ओरोहन ने ब्लैक ड्रैगन को खत्म किया था, तब वो अकेला नहीं था, बल्कि हीरोज की पार्टी भी उसके साथ थी। लेकिन यहाँ पर वो एकदम अकेला है, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी हर एक काम को अकेला ही करना पड़ेगा। लेकिन ओरोहन अपनी विल पावर को एकदम इकट्ठा करता है और एक बार वापस से उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन अब वो ब्लैक ड्रैगन उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता और उनके पास एकदम लास्ट चांस था। वो कैसे भी करके अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अपनी स्वॉर्ड पर मैजिक कन्वर्जेंस को वहाँ पर डाल देता है। उसकी स्वॉर्ड अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी और यहाँ तक कि वो एकदम ब्लैक हो चुकी थी।
वो अपनी पूरी की पूरी पावर से उस ब्लैक ड्रैगन पर अटैक कर देता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सभी लोगों को लगता है कि अब फाइनली वो ब्लैक ड्रैगन खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है सभी के सभी लोग एकदम शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि उस अटैक से तो सिर्फ और सिर्फ उस ब्लैक ड्रैगन की पूंछ कटी थी। आखिरकार मुझे अब क्या करना चाहिए? यहाँ तक कि अब ओरोहन के पास भी कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए वो अपने लास्ट टेक्निक का यूज करता है। वो सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड को तोड़ देता है। वो वहाँ पर एक मैजिकल सर्कल को समन कर देता है और वहाँ से एक असली ड्रैगन हंटर स्वॉर्ड को वो वहाँ से समन कर देता है। वो ब्लैक ड्रैगन की ओर आगे बढ़ता है और अपने स्पेल से उस पर वार करना शुरू करता है। और जैसे ही ब्लैक ड्रैगन का ध्यान कहीं और होता है, ओरोहन जल्दी से अपने ऊपर ग्रेविटी मैजिक का यूज करके नीचे जाता है और एक ही स्लैश में अब फाइनली उस ड्रैगन को खत्म कर देता है। और इस बार सच में ही वो ब्लैक ड्रैगन खत्म हो चुका था। और वहीं दौड़ते दौड़ते अब हीरोज की पार्टी भी अब वहाँ पर आ चुकी थी। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, वो लोग दूर से ही टेलीपोर्टेशन सर्कल को देखते हैं। वो जल्दी से वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर तो पहले से ही बहुत सारे एडवेंचर्स वहाँ पर आ रखे हैं। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, वो लोग वहाँ पर डेड ब्लैक ड्रैगन की बॉडी को देखते हैं। और जैसे ही लूना और बाकी लोग उसकी बॉडी को देखते हैं, तो वो लोग तो सच में ही काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुके थे। उन लोगों का ब्रेनिंग नहीं कर पा रहा था और न ही तो उन लोगों को ये समझ आ रहा था कि आखिरकार ये ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर कर क्या रहा है। लेकिन तभी वो लोग साइड में थके हुए ओरोहन को भी वहाँ पर देख लेती है। तभी ओरोहन लूना के पास जाता है और वो उसके कान में कुछ कहता है और अब आगे बढ़ना शुरू कर जाता है। हीरोज पार्टी के मेंबर्स ओरोहन को अनाप शनाप बकना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी ओरोहन सीधा ही वहाँ से निकल जाता है। यहाँ तक कि ओलिवर भी उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे उस पर काफी तक गुस्सा आना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी हम लूना को देखते हैं, जो कि बाकी हीरोज की पार्टी को बोलती है इस ब्लैक ड्रैगन को किसी और ने नहीं बल्कि ओरोहन ने ही हराया है। और जैसे ही लूना इस बात को बोलती है, तब डेरेक काफी तक गुस्से में आ जाता है। इसीलिए वो गुस्से में उस चोर आगे बढ़ता है ताकि वो उसे मार सके। लेकिन तभी लूना अपनी पिक्सी स्पिरिट का यूज करके उसे वहाँ पर फ्रीज कर देती है। और वहीं दूसरी ओर हम सलमा को देखते हैं, जो कि अपनी स्टडी में ओरोहन के बारे में कुछ खास बातों को लिख रही थी। यहाँ तक कि वो तो ओरोहन के बारे में ही सोच रही थी कि आखिरकार कैसे उसने उस ब्लैक ड्रैगन को खत्म किया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हताश और काफी ज्यादा थकी हुई सलमा भी अब वहाँ पर आ चुकी थी। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो सीधा ही सो जाती है। लेकिन तभी सोफिया सलमा के पास जाती है और वो उसे बोलती है क्यों न हम लोग साथ में बात को ले। और यहाँ तक कि वो दोनों ही अपने बड़े बड़े प्लॉट के साथ बाथटब में आ जाते हैं, जहाँ पर कि वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। और सलमा और सोफिया दोनों ही ओरोहन के बारे में ही बात करी थी। वो दोनों ही उससे काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। तो सोफिया, तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें ओरोहन की फाइट कैसी लगी? मुझे समझ आ चुका है कि आखिरकार ओरोहन ने ब्लैक ड्रैगन को कैसे हराया। क्या तुम्हें समझ आ चुका है आखिरकार कैसे? और सलमा ओरोहन के लेवल तक पहुँचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, इसीलिए वो उस चीज को देखकर काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। लेकिन तभी सोफिया अपनी बड़ी बहन यानी कि सलमा को हर एक चीज को बताना शुरू करती है। वो उसे बोलती है जो कुछ भी ओरोहन ने किया वो उन्होंने हमें पहले ही सिखा दिया था। वो कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैजिकल स्किल को और टाइमिंग को अच्छी तरीके से मास्टर कर रहे थे। और यहाँ तक कि सलमा को भी अब उसकी बात कहीं न कहीं थोड़ी बहुत समझ आना शुरू हो चुकी थी। लास्ट में जाकर वो दोनों अपने प्लॉट को मिलाते हैं और इस गुफ्तगू को खत्म कर देते हैं। आगे हम ओरोहन को देखते हैं, जो कि अपनी नींद से उठता है, लेकिन उसकी बॉडी काफी ज्यादा पेन में थी। यहाँ तक कि वो अपने ऊपर पेन रिलीफ मैजिकल एबिलिटी को भी यूज करता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी नहीं होता। ओरोहन आगे बढ़ता है और वो खिड़की से देखता है कि प्लॉट वाली सलमा उस चोर आगे बढ़ रही है ताकि वो उसकी बड़ी सी स्वॉर्ड के साथ खेल सके। बाद में जाकर वो लोग साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करना शुरू करते हैं। सलमा अचानक से खड़ी हो जाती है और ओरोहन का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने उसकी जान जो बचाई थी। हाँ, कोई बात नहीं सलमा, वैसे भी तुम मुझसे काफी ज्यादा हाई पोजीशन पर हो, लेकिन इस चीजों में पोजीशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और वो लोग साथ मिलकर बातचीत करना शुरू करते हैं, जहाँ पर कि सलमा और उनको बताती है कि नाइट स्काई रैबिट का गिल्ड मास्टर उसे मिलना चाहता है और ना चाहते हुए भी अब ओरोहन को वहाँ पर जाना ही पड़ता है। जैसे ही वो गिल्ड मास्टर से मिलता है तो वो
बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और वो ओरहुन को बोलता है, तो ओरहुन मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, क्या तुम नाइट स्काई रैबिट को ज्वाइन करना चाहते हो? ओरहुन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और यहाँ तक कि उसका ब्रेन बिल्कुल भी ब्रांडिंग नहीं कर पाता। मैं इसके बारे में आपको सोच कर बताऊंगा। कोई बात नहीं, वैसे तो मैं एडवेंचर गिल्ड का गिल्ड मास्टर भी याद करा था, ठीक है मैं वहाँ पर भी जाता हूँ। ओरहुन अब काफी ज्यादा सोच में पड़ चुका था, इसीलिए वो अपने सबसे अच्छे दोस्त एक बूढ़े आदमी के पास जाता है, जहाँ पर कि वो उसे अपनी पूरी की पूरी दुविधा बताता है। और अब इतना कहने के बाद अब ओरहुन वापस से एडवेंचर गिल्ड मास्टर के पास जाता है और वो लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग को शुरू करते हैं, जहाँ पर कि हीरोज पार्टी का हर एक मेंबर और काफी बड़े बड़े नाम ऑलरेडी आ रखे थे और एडवेंचर गिल्ड का गिल्ड मास्टर भी ओरहुन को वही सेम ऑफर देता है। लेकिन तभी हम बाकी हीरोज पार्टी के मेंबर्स को देखते हैं, जो कि ओरहुन को अनाब शनाब बकना शुरू कर देते हैं, लेकिन ओरहुन उन्हें बिल्कुल भी भाग नहीं देता और सीधा ही उन लोगों को इग्नोर कर देता है। वहीं सोफिया और उसकी गैंग भी अब वहाँ पर आ चुकी थी। उन लोगों को अब इस बात का पता चल चुका था कि जो ओरहुन है वो नाइट स्काई रैबिट में आ सकता है, इसीलिए वो दौड़ते दौड़ते सलमा के पास जाते हैं ताकि वो इस न्यूज को कंफर्म कर सके। लेकिन वहीं सलमा भी काफी ज्यादा सोच में पड़ चुकी थी और उन सभी के सभी लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि उन लोगों को कैसे भी करके ओरहुन को अपनी टीम में लाना था, क्योंकि वो सभी के सभी लोग ओरहुन से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके थे। और अब ओरहुन की मीटिंग भी अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो दूर से आती सोफिया और उसकी गैंग को देख लेता है, इसीलिए वो उनसे छुपते छिपाते वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। दौड़ते दौड़ते ओरहुन वापस से उसी बूढ़े आदमी के पास जाता है और वो उसे बोलता है, मुझे कुछ भी समझ आ रहा कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। तुम वो चीज करो जिससे कि तुम्हारे दिल को शांति मिलती है। और वहीं तीनों बच्चे ये डिसाइड कर देते हैं कि अगर गलती से भी ओरहुन उनकी पार्टी में नहीं आया तो वो अपनी पार्टी को भी लीव कर लेंगे और सीधा ही ओरहुन के स्टूडेंट बन जाएंगे। और ओरहुन आराम से रात में सोचने के लिए एक पेड़ के नीचे जाता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात वहाँ पर गलती से सोफिया से हो जाती है। और अब ओरहुन अपने मन में बहुत सोचता है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए, कि उसे गिल्ड ज्वाइन करनी भी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तभी वो अपने मन में सोचता है, अगर मैंने गिल्ड ज्वाइन की तो मुझे सोफिया और सलमा दोनों के साथ ही प्लॉट को डेवलप करने का मौका मिल जाएगा। और अगली सुबह ओरहुन नाइट स्काई रैबिट में जाता है और उसके ऑफर को वहाँ पर एक्सेप्ट कर देता है। पुराने समय में जब ओलिवर और ओरहुन साथ में स्पारिंग करते थे तो ओलिवर उनके हर एक मैच को बड़ी इजीली जीत जाया करता था, यहाँ तक कि ओरहुन तो जानबूझकर हर एक मैच को वहाँ पर हार जाता था, और जिससे कि सभी लोगों को लगता था कि ओलिवर काफी ज्यादा महान है और ओरहुन के पास तो कोई भी पावर नहीं है। बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, सिवाय एक लड़की के जिसका नाम कि सियोन था। उसे ओरहुन के बारे में हर एक चीज के बारे में पता था। तभी हम देखते हैं कि सियोन अचानक से ओरहुन के पास जाती है और वो उसे बोलती है, मुझे पता है कि तुम अपनी हर एक फाइट में होल्ड बैक करते हो ना। और तभी ओरहुन भी अब उसे बोलना शुरू करता है, हाँ मैं होल्ड बैक करता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैंने अपनी पूरी पोटेंशियल का यूज कर दिया तो हो सकता है कि ओलिवर इंजर्ड हो जाए। पर ओरहुन, लोग तुम्हें काफी ज्यादा वीक समझते हैं। लेकिन तभी ओरहुन उसे बोलता है, मुझे से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और हम देखते हैं कि वो दोनों ही आपस में काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे। हम लोग अब वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर हम पूरे के पूरे रीजनल ग्रैंड मास्टर को देखते हैं। और तभी गिल्ड मास्टर भी अब उसके पास आता है और वो उसे बताता है कि आपको पता है कि ब्लैक ड्रैगन को अकेले ही एक एडवेंचरर ने खत्म कर दिया। और जैसे ही ग्रैंड मास्टर इस बात को सुनता है तो वो सच में ही काफी शॉक्ड हो चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि किसी एडवेंचर के पास अकेले ही इतनी पावर भी हो सकती है कि उसमें अकेले ही ब्लैक ड्रैगन खत्म करने का दम हो। तभी वो उसे बोलता है, क्या आखिरकार उसका नाम क्या है? उस एडवेंचर का नाम ओरहुन है। और जैसे ही ग्रैंड मास्टर को इसके बारे में पता चलता है तो वो सच में ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि उसे तो ओरहुन के बारे में पहले पता था, लेकिन उसे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि जो ओरहुन है वो इतना ज्यादा शक्तिशाली भी हो सकता है। और तभी हम क्यूटी सियोन को देखते हैं, जो कि अपनी टीम मेंबर के साथ ही वो अभी अभी कुछ बंदों का खात्मा करके वहाँ से आती है। लेकिन तभी वो अपने टीम मेंबर से बातचीत करना शुरू करती है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे कुछ अजीब सी चीज का एहसास होता है। वो उसे बोलती है, तुम जो कोई भी हो सामने आ जाओ। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सीक्रेट मैसेंजर अब वहाँ पर आ चुका था। वो सियोन को पूरी की पूरी न्यूज को दे देता है और वो उसे बोलता है, एक एडवेंचर ने अकेले ही ब्लैक ड्रैगन को खत्म कर दिया है। जिस चीज को सुनकर के सियोन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। और वो मैसेंजर उसे बताता है, क्या आपको पता है कि वो एडवेंचर चर्च के साथ भी लिंक रखता है। सियोन इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि पुराने समय में ओरहुन और सियोन काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन चर्च ने उन लोगों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर दिया। और तब से ही सियोन को चर्च से काफी ज्यादा नफरत हो रखी
थी। चर्च ने एक दिन सियोन को झूठी खबर दी कि ओरोहन मारा जा चुका था, इसलिए उसी दिन से सियोन को चर्च से काफी ज्यादा नफरत होनी शुरू हो चुकी थी। और वहीं दूसरी ओर हम ओरोहन को देखते हैं जो कि नाइट स्काई रैबिट के गिल्ड में मीटिंग अटेंड कर रहा था। और यहाँ पर नाइट स्काई रैबिट के हायर मेंबर्स ये डिसाइड करने वाले हैं कि आखिरकार ओरोहन को लोगों को आर्मी लीडर की पोस्ट को देना भी होगा या फिर नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक हायरार्की ओरोहन से अजीब अजीब से सवाल करना शुरू करता है। वो उसे बोलता है, क्या तुम गिल्ड के लिए अपनी जान को दांव पे लगा सकते हो? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और जैसे ही ओरोहन इस चीज को बोलता है तो सभी के सभी लोग इस आंसर को सुनकर काफी शॉक्ड हो चुके थे। उन लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि कोई ऐसा भी बोल सकता है। और तभी ओरोहन उन लोगों को बोलता है, मेरे लिए क्लैन इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि मेरे लिए क्लैन के मेंबर्स इम्पोर्टेंट है और उनके लिए मैं अपनी जान को दांव पर लगा सकता हूँ। और अब सभी के सभी लीडर्स इस बात को सुनकर काफी इम्प्रेस हो चुके थे। और अब इतना कहने के बाद अब ओरोहन सेल्मा के साथ बाहर जाना शुरू करता है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात वहाँ पर गिल्ड अटेंडेंट स्टेला से होती है। मास्टर ओरोहन, मेरे पास आपके लिए एक नया टास्क है। आपको कुछ नए रिक्रूट्स को ट्रेन करना होगा। और यहाँ तक कि ओरोहन भी इस बात को मान जाता है। अब ओरोहन अपने नए स्टूडेंट से मिलने के लिए वहाँ पर निकल जाता है, जिनका नाम की रैन, लुक्रीटा और विल होता है। और जैसे ही वो लोग ओरोहन को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा हाइप्ड अप हो चुके थे। वो लोग सीधा ही ओरोहन से सवाल जवाब करना शुरू करते हैं। वो उसे बोलते हैं, आखिरकार आपने ब्लैक ड्रैगन कैसे हराया? और उनके पास कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं था, इसीलिए वो अजीब अजीब सी चीजें बोलना शुरू करता है। सबसे पहले मैंने एक स्पेल का यूज किया जिससे कि मैंने उसकी अटैक मैजिक को एकदम वीक कर दिया। उसके बाद मैंने अपने ऊपर एक पावर अप स्पेल का मैजिक का यूज किया जिसकी वजह से कि मैंने अपनी स्किल्स को काफी ज्यादा बफ कर लिया। और अब सभी के सभी लोग ओरोहन के इस जवाब को सुनकर काफी शॉक्ड हो चुके थे। उन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि ओरोहन सच में इतना ज्यादा पावरफुल भी हो सकता है। आगे वो लोग आपस में प्लान बनाना शुरू करते हैं। उन लोगों का मिशन था कि वो लोग डंजन में जाने वाले हैं और वहाँ पर वो सभी के सभी लोग अपनी न्यू टीम के साथ टीम वर्क का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन तभी ओरोहन उन लोगों को बोलता है, मैं चल तो जाता लेकिन मेरी पुरानी स्वॉर्ड एकदम खत्म हो चुकी है। इसीलिए अब ओरोहन की नई टीम उसे इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ब्लैकस्मिथ एरन के पास ले जाती है। और वहाँ पर वो लोग ओरोहन की स्वॉर्ड खरीदने के लिए अब वहाँ पर निकल जाते हैं। लेकिन तभी एरन उन लोगों को बोलता है, दरअसल मेरे पास कोई भी आइटम्स नहीं है जिसकी हेल्प से कि मैं कुछ ऑसम सी स्वॉर्ड को बना सकूं। अगर तुम्हें स्वॉर्ड बनानी है तो तुम लोगों को डंजन के डीप में जाना होगा और वहाँ से कुछ आइटम्स को कलेक्ट करके लाना होगा। लेकिन तभी ओरोहन अपने आइटम बैग्स को वहाँ पर निकालता है और अपने बैग से डिफरेंट आइटम्स को वहाँ पर निकाल देता है। और उन्हीं में से एक आइटम ब्लैक ड्रैगन का स्केल भी था। और जैसे ही वो लोग उस चीज को देखते हैं तो वो लोग सबसे पहले काफी शॉक्ड हो चुके थे। यहाँ तक कि उन लोगों को उस ब्लैक ड्रैगन का स्केल को देखकर अपने पुराने टीममेट यानी कि एल्बर्ट की याद आना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन ने ही एल्बर्ट को खत्म कर दिया था, जिससे कि ओरोहन को थोड़ा गिल्टी फील होता है। आगे अब ओरोहन अपने नए टीममेट के साथ मीटिंग करना शुरू करता है ताकि वो लोग स्ट्रेटेजी बना पाए कि आखिरकार वो लोग फ्लोर 86 में जाकर क्या करने वाले हैं। और यहाँ तक कि ओरोहन का अपनी नई टीम मेंबर के साथ स्ट्रेटेजी प्लानिंग और बाकी चीजें भी काफी ज्यादा एनहेंस हो पाए। और उसके कुछ समय के बाद ही वो सभी के सभी लोग फाइनली फ्लोर 86 तक पहुँच चुके थे। और वो फ्लोर कोई डंजन्स नहीं बल्कि एक जंगल लग रहा था। यहाँ तक कि सेल्मा ने भी सभी को अपने अपने रूल बता दिए थे। जो विल है वो शील्ड का काम करेगा, रेन अटैक करेगी और लुक्रीटा हिलिंग का काम करेगी। वो लोग अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो लोग जल्द से जल्द उस फ्लोर 86 को वहाँ पर खत्म कर पाए। लेकिन उससे पहले ओरोहन और सेल्मा साथ मिलकर प्लान बनाते हैं। वो लोग प्लान क्रिएट कर ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक से एक फायरबॉल उनकी ओर आगे बढ़ना शुरू कर जाता है। लेकिन तभी ओरोहन मौका देखते ही अपनी बैरल स्किल का इस्तेमाल करके उन लोगों को उस फायरबॉल जुत्सु से बचा देता है। उन लोगों को बिल्कुल भी समझना था कि आखिरकार उन लोगों पर ये अटैक हुआ कहाँ से। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लुक्रीटा बाहर आती है और उस पर अपने ट्रैकिंग स्पेल का इस्तेमाल करती है। अचानक से हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा अर्थ ड्रैगन वहाँ से बाहर निकलता है और देखते ही देखते विल और ओरोहन उस पर चार्ज करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो दोनों ही अपना वेपन लेकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और वहीं हम रेन और लुक्रीटा को भी देखते हैं जो कि उन लोगों की पावर्स को एकदम बफ कर देती है। और परफेक्ट टीम कॉम्बिनेशन से वो लोग फाइनली उन्हें हरा देते हैं। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक से सभी के सभी जानवर बड़ी अजीब वे से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। अचानक से हम देखते हैं कि अब वहाँ पर बहुत खतरनाक ड्रैगन्स, 2 अर्थ ड्रैगन अब वहाँ पर समन हो चुके थे। और सभी के सभी लोग अपने अपने कामों को बड़े ही बखूबी से निभाना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि विल और ओरोहन एक बार वापस से
उन लोगों पर चार्ज करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी और उनको एक अजीब सी चीज का एहसास होता है, इसीलिए वो जल्दी से पीछे मुड़ता है और अपनी मैजिकल स्पेल से सीधा ही वहाँ पर अटैक कर देता है। और अचानक से वहाँ से एक बहुत बड़ा इनविजिबल टर्टल सभी लोगों के सामने बाहर आ चुका था। यहाँ तक कि सभी लोग और उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि अगर गलती से भी और उनको उसके बारे में पता नहीं चलता तो वो टर्टल उन्हें मार भी सकता था। सैल्मा और बाकी लड़कियाँ उस टर्टल को संभालने का काम करती है और वहीं दूसरी ओर ओरहन और विल उन दो और ड्रैगन्स पर चार्ज कर देते हैं। और सैल्मा देखते ही देखते उन सभी लोगों के साथ टेलीपैथी के थ्रू बात करना शुरू कर देती है और वो नहीं बताती है कि आखिरकार उन लोगों को उनका नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। यहाँ तक कि ओरहन तो सैल्मा की इस टेक्नोलॉजी और पावर से काफी ज्यादा इंस्पायर हो चुका था। ओरहन आगे बढ़ता है और यहाँ तक कि विल भी उसके साथ ही आगे बढ़ना शुरू करता है। वो दोनों साथ मिलकर उन दोनों और ड्रैगन पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि अब वो दोनों ही और ड्रैगन फाइनली अब वहाँ पर खत्म हो चुके थे। वहीं हम रेन और लुक्रीटा को भी देखती है, वो उस टर्टल पर अपनी थंडर मैजिकल एबिलिटी का यूज कर देती है, जिससे कि फाइनली वो टर्टल भी अब वहाँ पर खत्म हो चुका था। और मिशन को निपटाने के बाद अब वो लोग वापस से अपने घर जाना शुरू करते हैं और जहाँ पर कि सभी के सभी लोग अपनी आज की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश थे। यहाँ तक कि वो लोग तो ओरहन को भी काफी ज्यादा एनकरेज करना शुरू कर देते हैं। ओरहन, क्या प्लीज आगे भी हमारे साथ ऐसे ही फाइट करोगे? हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारी पार्टी काफी ज्यादा पसंद आई। यहाँ तक कि तुम्हारी पार्टी तो उन हीरोज की पार्टी से भी काफी ज्यादा अच्छी है। यहाँ तक कि ओरहन ने अब फैसला कर लिया था कि वो हमेशा ही इस पार्टी के साथ लड़ाई करेगा और हमेशा ही इस टीम के साथ रहेगा। आगे अब वो लोग फाइनली उस फ्लोर से बाहर आ चुके थे, लेकिन तभी सैल्मा ओरहन से एक क्वेश्चन करती है, ओरहन, क्या हमारी पार्टी फ्लोर 92 के ब्लैक ड्रैगन को हरा सकती है या फिर नहीं? मुझे लगता है कि तुम लोगों का टीम वर्क काफी अच्छा है, तो हो सकता है कि तुम्हारी पार्टी उसे हरा सकती हो। लेकिन सैल्मा को ये कहीं न कहीं पता ही था कि उसकी टीम काफी ज्यादा वीक है और वो लोग तो कभी भी ब्लैक ड्रैगन को खत्म नहीं कर सकते। इसके बाद वो लोग आज की खुशी में दारू पार्टी करना शुरू करते हैं। वो लोग सीधा ही डाइनर के पास जाते हैं, जहाँ पर कि वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि वो लोग तो ओरहन को भी टीज करना शुरू कर देते हैं और तभी सैल्मा और रेन दोनों ही कुछ ज्यादा ही दारू पी लेती है। और यहाँ तक कि सैल्मा तो ओरहन के प्यार में एकदम बावली हो रखी थी, इसीलिए वो उसकी स्वॉर्ड के साथ खेलने के लिए एकदम रेडी हो चुकी थी। और यहाँ तक कि वो तो कैसे भी करके अब उसके साथ प्लॉट को डेवलप करने के लिए भी एकदम रेडी हो रखी थी। और वहीं दूसरी ओर से रैन भी उसे पूरी तरीके से मोटिवेट करती है और उनके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए ना चाहते हुए भी उन दोनों पर ही स्लीप स्पेल का यूज करके उन दोनों को ही अब वहाँ पर सुला देता है। और वहीं दूसरी ओर हम लोग सोफिया को देखते हैं, जो कि अभी भी सलमा का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी अचानक से उसके दरवाजे से एक अजीब सी आवाज आती है। ये सलमा की नहीं थी बल्कि ओरहन की थी। और जैसे ही सोफिया उसकी आवाज को सुनती है तो वो एकदम ब्लश हो चुकी थी। सोफिया दरवाजा खोलती है और वो देखती है कि सलमा तो ओरहन के पीठ पर है, जिस चीज को देखकर कि वो काफी ज्यादा जेलस फील करती है। सोफिया को लगता है कि इन दोनों के बीच प्लॉट डेवलप हो चुका है, लेकिन ओरहन उसकी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर देता है। कहीं न कहीं अब सलमा भी वापस से होश में आ चुकी थी। तब जाकर सोफिया उसके साथ बातचीत करना शुरू करती है और जब सलमा को पता चलता है कि आखिरकार उसने ओरहन के साथ क्या क्या किया है तो वो सोच सोच कर ही काफी ज्यादा ब्लश हो जाती है। और यहाँ तक कि नहाते हुए भी वो ओरहन की छोटी सी स्वॉर्ड को याद कर रही थी। रात के समय ओरहन अपने न्यू स्टूडेंट्स की फाइल को पढ़ना शुरू करता है, जिसमें कि उन लोगों की एबिलिटीज और पास्ट के बारे में लिखा गया था। और जैसे ही ओरहन कैरोलिन और सोफिया के पास्ट के बारे में पढ़ता है तो उसे वो चीज काफी ज्यादा सैड लगती है। अगले दिन हम ओरहन और सलमा को देखते हैं, जो कि सीधा ही गिल्ड तक आ जाते हैं, जहाँ पर कि ओरहन की मुलाकात एक न्यू मेंबर कार्ला से होती है। और तभी कार्ला उसे पूछती है, क्या तुमने अपने न्यू मेंबर्स की फाइल्स को पढ़ा? हाँ, मैंने उन चीजों को रात के समय ही पढ़ लिया था। और जिससे कि सलमा भी अब काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। आगे अब ओरहन स्टेला से मिलता है, जहाँ पर कि वो उसे ग्रुप 10 के मेंबर्स के बारे में जानकारी देना शुरू कर देती है। और उसमें कोई और नहीं बल्कि सोफिया, कैरोलिन और लोगन इंक्लूडेड थे। और अब ओरहन भी उन लोगों का टीचर बनने के लिए मान चुका था। सबसे पहले वो स्टेला को बोलता है, क्या मुझे उन लोगों को पढ़ाने के लिए कोई रूल्स को फॉलो करना होगा? लेकिन तभी स्टेला उसे बोलती है, नहीं नहीं, हमारे गिल्ड में कोई भी रूल्स नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे उन लोगों को पढ़ा सकते हो। ओरहन आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी सलमा उसे रोक लेती है और वो उसे बोलती है, अगर तुमने सोफिया की फाइल को पढ़ लिया है इसका मतलब कि तुम्हें मेरा और सोफिया का पास्ट के बारे में पता है। हाँ, मैंने रात के समय उस चीज को पढ़ा था। आगे सलमा उसे उन लोगों के पास्ट के बारे में बताना शुरू करती है। वो उसे बताती है कि उनकी मदर एक रॉयल फैमिली
फैमिली में मेड के तौर पर काम किया करती थी, लेकिन उन लोगों की मदर की डेथ के बाद सैल्मा को वहाँ से जाना पड़ा। वो रॉयल फैमिली काफी बुरी थी क्योंकि वो लोग सैल्मा और सोफिया के साथ बिल्कुल भी अच्छा तरह से बिहेव नहीं किया करते थे। और एक दिन सैल्मा वापस से सोफिया के पास लौट आई और जब उसने सोफिया की हालत को देखा तब वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो अपने ही जैसा अपनी बहन को भी एडवेंचर बनाएगी। और अब इतना कहने के बाद सैल्मा और ओरोन अपने अपने रास्ते के लिए निकल जाते हैं। ओरोन आगे बढ़ता है और अब वो फाइनली एक रूम में एंटर होता है जहाँ पर कि उसकी मुलाकात उसके स्टूडेंट से होती है, सोफिया, कैरोलिन और लोगन। और जैसे ही वो लोग ओरोन को देखते हैं तो वो लोग सच में ही काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और यहाँ तक कि वो लोग तो अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। पहले तो उन लोगों को बिल्कुल पता नहीं था कि ओरोन के पास इतनी पावर है, लेकिन जब से उसने अकेले ही ब्लैक ड्रैगन को खत्म किया है तब से उन लोगों के पर्सपेक्टिव में उसकी रिस्पेक्ट काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। आगे अब वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं और एक दूसरे के बारे में काफी कुछ नई नई चीजें जानना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम लोगन और सोफिया को देखते हैं जो कि ओरोन से बड़े ही हाइप्ड वाले वे में पूछना शुरू करते हैं, सेंसे आखिरकार आपने उस ब्लैक ड्रैगन को कैसे खत्म किया? मैंने काफी ज्यादा तक ट्रेनिंग की जिसकी हेल्प से कि मेरे पास काफी ज्यादा पावर्स इकट्ठा हो गई है और मैं तुम्हें भी उन पावर्स को सिखाऊंगा जिसकी मदद से कि तुम लोग भी ब्लैक ड्रैगन को हरा सकते हो। और यहाँ तक कि इस बात को सुनकर तो वो लोग तो काफी ज्यादा ही खुश हो चुके थे। और तभी ओरोन भी अब उन लोगों की क्लास को शुरू कर देता है। सबसे पहले वो एक एक मेंबर से पूछता है, देखो मुझे जानना है कि आखिरकार तुम लोग एडवेंचर क्यों बनना चाहते हो। सबसे पहले सोफिया अपना रीजन देती है और बोलती है कि उसे अपनी बहन जैसा यानी कि सैल्मा के जैसा ही एडवेंचर बनना है और वो अपनी बहन से काफी ज्यादा इंस्पायर है, इसीलिए उसे भी उसके जैसा ही एक महान एडवेंचर बनना है। अगली बारी लोगन की आती है, वो सीधा ही और उनको बोलता है, बस मुझे तो एडवेंचर बन के पैसे कमाने हैं क्योंकि जहाँ से मैं आता हूँ वो काफी ज्यादा गरीब विलेज है, मैं एडवेंचर बन के बहुत पैसे कमाऊंगा। और अब लास्ट में जाके कैरोलिन की बारी आती है और वहीं हम कैरोलिन को देखते हैं जो कि अभी भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में थी। वो सीधा ही और उनको बोलती है, मुझे एडवेंचर इसलिए बनना है क्योंकि मुझे इस काम में काफी ज्यादा मजा आता है। लेकिन कहीं न कहीं और उनको इस चीज का अंदाजा हो चुका था कि जो कैरोलिन है वो कुछ न कुछ तो छिपा रही है। और इतने में ही वो सभी के सभी लोग और उनसे पूछते हैं, सेंसे आखिरकार आप एक एडवेंचर क्यों बने? क्योंकि मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है और मुझे उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है जिनसे कि मैं प्यार करता हूँ, क्योंकि वीक लोग किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और कुछ समय के बाद ही अब वो लोग अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए डंजन की ओर निकल जाते हैं। और जहाँ पर कि कैरोलिन अटैकिंग का काम कर रही थी वो आगे बढ़ती है और देखते ही देखते हर एक वुल्फ मॉन्स्टर को वहाँ पर खत्म कर देती है और बाकी सभी के सभी लोग उसे दूर से देखना शुरू करते हैं। लेकिन ओरोन को कहीं न कहीं उसकी कॉम्बैट स्किल में थोड़ी बहुत गलती नजर आ चुकी थी और उनको कहीं न कहीं एहसास हो चुका था कि जो उसका फाइटिंग स्टाइल है वो हो न हो काफी ज्यादा एग्रेसिव है, जो कि उसकी टीम के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन तभी हम दूसरी तरफ कैरोलिन को देखते हैं और वो तो बिना रुके उन वुल्फ मॉन्स्टर को बस मारे ही जा रही थी। और तभी अचानक से एक वुल्फ मॉन्स्टर उस पर पीछे से अटैक कर देता है और ना चाहते हुए भी अब ओरोन को वहाँ पर इंटरफेयर करना पड़ता है और ओरोन अब उसे खत्म कर लेता है। इतने में ही अब वो कैरोलिन के पास जाता है और वो उसे बोलता है, तुम्हें फाइट के दौरान थोड़ा सेफ रहना चाहिए। लेकिन तभी कैरोलिन ओरोन को अपनी सीक्रेट टेक्निक के बारे में सिखाती है जो कि उसकी स्पेशल स्किल थी। वो कभी भी मर नहीं सकती। वो अपने नाइफ को निकालती है और अपनी बॉडी पर एक कट मार देती है और देखते ही देखते अब उसकी स्किन 2 सेकंड के अंदर ही एकदम हील हो जाती है। और अब आगे जाकर कैरोलिन और उनको बोलती है कि अब उसे दर्द की आदत हो चुकी है और उसे इन चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इतने में और उनको याद आता है कि आखिरकार उसने कैरोलिन की रिपोर्ट में क्या पढ़ा था। जब कैरोलिन छोटी सी थी तो उसे एक साइको चर्च के लोगों ने पकड़ लिया था जो कि उस पर दिन रात सुबह शाम एक्सपेरिमेंट किया करते थे, यहाँ तक कि वो उसकी बॉडी को हर तरीके से काट दिया करते थे और वो लोगों से अपने नए नए एक्सपेरिमेंट के लिए काफी ज्यादा टॉर्चर भी किया करते थे। लेकिन तभी एक दिन वहाँ पर एल्बर्ट आया जिसने कि कैरोलिन को वहाँ से छुड़ा दिया और उसे समझाता है कि अगर उसे लड़ना ही है तो उसे एकदम प्योर सेफ्टी के साथ लड़ना होगा क्योंकि उसके टीममेट्स को उसकी काफी ज्यादा चिंता है। और जैसे वो अपने टीममेट्स को देखती है तो उनके चेहरे पर बिल्कुल भी स्माइल नहीं थी। कैरोलिन को लगता है कि ये सब कुछ उसकी ही गलती है। लेकिन तभी ओरोन वहाँ पर आता है
और उसे थोड़ा बहुत शांत करता है। आगे अब वो लोग वापस से ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं, जहाँ पर कि ओरोहन, कैरोलिन और बाकी लोगों की ट्रेनिंग कराना शुरू करता है। और अब वो सभी के सभी लोग ओरोहन की गाइडेंस को लेकर ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं। और वही हम सोफिया को देखते हैं, जो कि अपनी मेज बनने की ट्रेनिंग को वहाँ पर शुरू कर देती है। लेकिन तभी ओरोहन को एहसास होता है कि लगता है सोफिया ने किसी नई सीक्रेट एबिलिटी को ओपन कर दिया है। वो बहुत समय तक ट्रेनिंग करते हैं, जिससे कि उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स और बाकी की पूरी चीजें अब काफी ज्यादा एनहांस हो चुकी थी। लेकिन तभी दौड़ते दौड़ते रैन और उनके पास आती है और वो उसे बोलती है, ओरोहन तुम्हारी स्वॉर्ड बनकर रेडी हो चुकी है। और ओरोहन जैसे ही उस ब्लैक ड्रैगन स्केल्ड स्वॉर्ड को उठाता है तो उसे वो काफी ज्यादा लाइट वेट लगती है। और अब अगली सुबह ओरोहन अपनी नई स्वॉर्ड के साथ और अपनी नई टीम के साथ फ्लोर 91 पर जाता है और वहाँ पर वो एक एक मॉन्स्टर को बड़े ही आराम से क्लियर करना भी शुरू कर देता है। उसे अपनी न्यू स्वॉर्ड काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। जैसे वो अपनी स्वॉर्ड को देखता है वो बोलता है ये तो सच में ही काफी ज्यादा प्रीशियस है। और अब इतने में ही ओरोहन का एक टीममेट उसे पूछता है क्या तुमने इसका कोई नाम रखा है, लेकिन ओरोहन ने इसका कोई भी नाम नहीं रखा होता, इसीलिए वो जल्दी से किसी बढ़िया से नाम को चूज करता है और वो बोलता है हाँ मैंने डिसाइड कर दिया है कि अब मैं इसका नाम स्क्वॉरेज रखूंगा। जब लोग इस नाम को सुनते हैं तो लोगों को काफी ज्यादा वियर्ड लगता है, क्योंकि ये नाम भाई सच में ही काफी ज्यादा अजीब सा था। लेकिन तभी ओरोहन उन लोगों को बताता है कि इस नाम का मतलब ब्लैक रैबिट है। आगे अब वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। उन लोगों की टीम पार्टी अभी डिसाइड कर देती है कि अब वो लोग फाइनली फ्लोर 92 पर जाने वाले हैं, जहाँ पर कि उनका इंतजार ब्लैक ड्रैगन कर रहा है। वो लोग अब डंजन से बाहर आते हैं, लेकिन तभी सैल्मा ओरोहन को रोक देती है और वो उसे बोलती है ओरोहन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तुम बोल सकती हो, क्या तुम मेरे साथ कल बाहर डेट पर जाओगे? नहीं सैल्मा मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि कल मैं ग्रुप 10 के साथ 29 फ्लोर को एक्सप्लोर करने जाऊंगा। जैसे ही सैल्मा इस बात को सुनती है तो वो सच में ही काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी, क्योंकि ग्रुप 10 सच में ही काफी बड़ी अच्छी वे में प्रोग्रेस कर रहा था और इसीलिए वो बुरा भी नहीं मानती। रात के समय अब ओरोहन अपने दोस्त यानी कि उसी बूढ़े आदमी के पास जाता है। वो बूढ़ा आदमी अब उसे एक बहुत ही सीक्रेट बात बताना शुरू करता है। वो उसे बताता है कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही खतरनाक ग्रुप आ चुका है जिनका काम है एडवेंचर को खत्म करना, और उस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम कुछ और नहीं बल्कि एमेंट्रॉफ ग्रुप है। और ओरोहन को तो इसके बारे में पहले से कहीं न कहीं खबर थी। उसे पता था कि जो एमेंट्रॉफ ग्रुप है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है कि उन लोगों को कैसे भी करके एडवेंचर्स को खत्म करना होता है। और जो कोई भी क्रिमिनल ग्रुप होता है ये किसी चर्च के अंदर रहकर ही काम करते हैं। वो बूढ़ा आदमी ओरोहन को बोलता है तुम्हें अपनी जान को थोड़ा संभाल कर रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो तुम पर भी अटैक करे। हाँ मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन तभी जाते जाते ओरोहन उस बूढ़े आदमी को कुछ बनाने के लिए बोलता है और अब वहाँ से निकल जाता है। और वहीं दूसरी ओर हम लोग ओरोहन के पार्टी मेंबर्स को देखते हैं। वो सभी के सभी काफी ज्यादा नर्वस थे, क्योंकि कहीं न कहीं वो लोग अब 92 फ्लोर को एक्सप्लोर करने वाले हैं और वहीं पर उनकी पुरानी टीममेट यानी कि एल्बर्ट की मौत हुई थी, जिस चीज को देख कर वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा नर्वस थे। वहीं दूसरी ओर सैल्मा भी काफी ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि कहीं न कहीं उसे भी ब्लैक ड्रैगन से काफी ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन तभी सोफिया पीछे से आती है और उसे गले से लगा देती है। अगली ही सुबह वो ओरोहन ग्रुप 10 के साथ 29 फ्लोर पर निकल जाता है, जहाँ पर कि वो लोग सबसे पहले डंजन को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। ग्रुप 10 सच में ही काफी ज्यादा अच्छी तरीके से प्रोग्रेस करा था। जैसे ही वो लोग आगे जाते हैं वो लोग एक के बाद एक करके हर एक मॉन्स्टर को वहाँ पर मारना शुरू कर देते हैं और आखिरकार अब वो लोग फाइनली 29 फ्लोर को भी क्लियर कर देते हैं। और अगली बार अब वो लोग 30 फ्लोर पर जाने वाले हैं। और जैसे ही वो लोग 30 फ्लोर को क्लियर कर लेंगे तो वो नूब एडवेंचर नहीं बल्कि प्रो एडवेंचर में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं सोफिया इस बात को लेकर काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि जैसे ही वो लोग 30 फ्लोर को क्लियर कर लेंगे वैसे ही ओरोहन उनका सेंस नहीं रहेगा, जिस बात से वो काफी ज्यादा सैड भी थी। ग्रुप 10 अब एस्टेला के पास जाता है ताकि वो लोग वहाँ पर रजिस्टर कर सके और 30 फ्लोर में जा सके। लेकिन तभी एस्टेला उन लोगों को बोलती है कि आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब वो लोग 30 फ्लोर में जाने के लिए एलिजिबल हो चुकी है और उन्हें आज से ठीक 2 दिनों बाद ही 30 फ्लोर की ओर निकलना होगा। लेकिन अब ये बात काफी ज्यादा गड़बड़ वाली हो चुकी थी, क्योंकि ओरोहन को भी 92 फ्लोर के लिए 2 दिनों बाद ही निकलना होगा और वो एक ही टाइम पे 2 जगह तक नहीं जा सकता। इसीलिए उसके ग्रुप 10 के लोग उसे बोलना शुरू करते हैं, सेंसे आप वहाँ पर निकल
निकल जाइए क्योंकि हम लोग अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। और अब कहीं न कहीं ओरोहन भी उनको लेकर थोड़ा बहुत टेंशन में आ चुका था, इसीलिए वो उन लोगों को बोलता है सबसे पहले मैं तुम्हारे प्लान को सुनूंगा और अगर मुझे तुम्हारा प्लान खराब लगा तो मैं 92 फ्लोर जाने के लिए कैंसिल कर दूंगा। वो लोग उसे अब अपना प्लान सुनाते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन तभी ओरोहन उन लोगों को बोलता है देखो बच्चों, इस शाप दुनिया में चीजें वैसी नहीं चलती जैसा कि तुम चाहते हो, इसलिए तुम्हें हर चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। और अब अगली ही सुबह वो लोग अपने अपने डंजन के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और वहीं हम ग्रुप 10 को देखते हैं जो कि 30 फ्लोर में निकलते हैं और वो हर एक मॉन्स्टर को वहाँ पर खत्म करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो बड़े ही इजीली कुछ गॉब्लिन मॉन्स्टर को वहाँ पर खत्म कर देते हैं और यहाँ तक कि उन लोगों का इंस्ट्रक्टर भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि रुकीज की पार्टी में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ भी हो सकती है। और वहीं दूसरी ओर अब ओरोहन की गैंग भी फाइनली 92nd फ्लोर पर एंटर हो चुकी थी और देखते ही देखते सेल्मा सबसे पहले उन लोगों को बफ कर लेती है और उन लोगों की पूरी स्ट्रेंथ को काफी से इंक्रीज कर देती है। और जाने से पहले ओरोहन ने पहले ही ग्रुप 10 को कुछ लॉगर्स दे दिए थे और अब ओरोहन भी अपने ऊपर सुपर स्ट्रेंथ का यूज करता है और अपने सभी के सभी स्ट्रेंथ और एट्रीब्यूट्स को काफी ज्यादा एनहांस कर देता है। ग्रुप 10 अब फाइनली फ्लोर को क्लियर कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग फ्लोर बॉस को क्लियर करने के लिए वहाँ पर जाते हैं उन लोगों को गेट के बाहर एक और टीम दिखाई देती है। लोगन और बाकी लोग उन लोगों के पास जाते हैं और वो उन लोगों को बोलते हैं हम लोग नाइट्स का रैबिट से है और हम लोगों को यहाँ पर फ्लोर बॉस को क्लियर करने के लिए बुलाया गया है। और जैसे ही वो मिस्ट्री टीम उस गिल्ड का नाम सुनते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे। तभी वो लोग उन लोगों को बोलते हैं तो क्या तुम लोगों को ड्रैगन स्लेयर के बारे में पता है? लेकिन लोगन और बाकी लोग अभी तक काफी ज्यादा डर चुके थे, इसीलिए वो लोग उससे कुछ भी नहीं बताते। लेकिन तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी। तभी वो जूरियल को बोलती है जूरियल इन लोगों पर अपनी एबिलिटी का ट्राई करो। जूरियल उन लोगों के दिमाग को पढ़ना शुरू करता है। बाद में जाकर उन लोगों को इस चीज का एहसास होता है कि जो वो ड्रैगन स्लेयर है वो लोगों का टीचर भी है और वो लोग तो बहुत समय से ड्रैगन स्लेयर यानी कि ओरोहन को ही ढूंढ रहे थे। और वहीं हम दूसरी ओर 92nd फ्लोर में ओरोहन और उसकी पार्टी को देखते हैं जो कि अभी भी ब्लैक ड्रैगन से ही फाइट करे थे। वो लोग अपनी पूरी स्ट्रेंथ से उस पर वार करना शुरू करते हैं और फाइनली ब्लैक ड्रैगन भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। वहीं दूसरी ओर अब ग्रुप 10 काफी ज्यादा डर चुका था, इसीलिए उन लोगों का इंस्ट्रक्टर उन लोगों के पास आता है। वो उन लोगों को बोलता है यहाँ से दूर हो जाओ, लेकिन अगले ही पल वो लोग उसके गले को काट देते हैं और तभी अब वो लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देती है। अचानक से अब कैरोलिन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो उन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे दौड़ती है, लेकिन तभी वो लोग उसे एक ही शॉट में दूर पटक कर फेंक देते हैं। सोफिया अब जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और ओरोहन के दिए गए लॉकेट को जोर से पकड़ लेती है। और वहीं दूसरी ओर अब ओरोहन को भी इस चीज का एहसास हो चुका था कि ग्रुप 10 पर कोई न कोई बड़ा खतरा आ चुका है। ओरोहन सेल्मा को बोलता है हमें जल्द से जल्द इस ब्लैक ड्रैगन को खत्म करना होगा। ओरोहन अब अपनी लड़ाई पर ठीक से फोकस भी नहीं कर पाता, लेकिन तभी अब हम लोग उस ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं जो कि अपनी सीक्रेट एबिलिटी का यूज कर देता है। वो रीजनरेट होना शुरू हो चुका था, उसके सभी के सभी स्टैट्स अब 100 टाइम ज्यादा इंक्रीज हो चुके थे। किसी को भी समझ आता कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी वो ड्रैगन अचानक से वापस से अपने ऊपर रीजनरेशन स्पेल का यूज कर देता है, जिससे कि उस पर हर लगे वुंड्स और बाकी चीजें एकदम हील हो चुकी थी। यहाँ तक कि अब उसकी पावर भी 100x और ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। अब वो ड्रैगन काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका था। और वहीं दूसरी ओर ग्रुप 10 के लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उन लोगों को बिल्कुल भी समझना था कि आखिरकार उन लोगों को आगे क्या करना चाहिए। यहाँ तक कि वो लोग तो अपनी ही जगह पर एकदम फ्रीज हो चुके थे। लेकिन तभी लोगन सोफिया को बोलता है सोफिया फोकस करो, हम लोगों को कुछ करना होगा। लेकिन तभी हम गीबा को देखते हैं, वो लोगों की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है। लेकिन तभी अचानक से सोफिया उस पर अटैक मार देती है, लेकिन गीबा बड़े ही इजी वे में उसे डॉज कर लेता है। गीबा उन लोगों की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन तभी अचानक से लोगन अपनी ट्रैप स्पेल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से कि फाइनली गीबा वहाँ पर एकदम अटक कर रह चुका था। लोगन को लगता है कि एकदम परफेक्ट टाइमिंग है उसे खत्म करने की। वो उसकी ओर आगे बढ़ता है ताकि वो उसे खत्म कर
पाए। लेकिन तभी गीबा अचानक से अपनी पावर का यूज करता है और फाइनली अब लोगन को भी नॉकआउट कर देता है। वो उसे मारने के लिए अब अपनी स्वॉर्ड को आगे बढ़ाता है। लेकिन तभी सोफिया को अचानक से कुछ तो अजीब सा होता है। अचानक से अब सोफिया भी उस पर अटैक करने का ट्राई करती है और हम लोग देखते हैं कि अचानक से सोफिया के पास एकदम स्पेशल एबिलिटी आ चुकी है, जिससे कि अब वो गीबा को एक जगह पर फ्रीज करके रख देती है। यहाँ तक कि गीबा के टीममेट भी समझ नहीं पाते कि आखिरकार अभी अभी ये यहाँ पर हुआ क्या। सोफिया अब अपनी न्यू एबिलिटी से गीबा को पटक कर रख देती है। यहाँ तक कि वो लोगों के पास जाती है और अब उसे भी हील करने का ट्राई करती है। लेकिन अब कहीं न कहीं गीबा और बाकी लोग अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। वो सोफिया पर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। लेकिन तभी अब लोगन भी हील होकर वापस से जाग चुका था। सोफिया और लोगन दोनों ही गीबा पर अपने मैजिक से अटैक करने का ट्राई करते हैं। वहीं दूसरी ओर अब ओरहुन की पार्टी को भी अब उस ब्लैक ड्रैगन के साथ लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। लेकिन अब ओरहुन का काफी हो चुका था। उसे कैसे भी करके अब ग्रुप 10 वालों के पास जाना था, इसीलिए वो सबसे पहले अपने स्किल्स और बाकी चीजों को एकदम बफ कर देता है और साथ साथ में अब अपनी स्वॉर्ड पर मैजिक का यूज कर देता है, जिसका नाम होता है अल्ट्रेशन। वो सीधा ही उस ब्लैक ड्रैगन पर चार्ज कर देता है और एक ही शॉट में उसे नॉकड आउट कर लेता है। लेकिन अभी भी वो ब्लैक ड्रैगन एकदम खत्म नहीं हुआ था। वो वापस से अपनी रीजनरेशन पावर का यूज करता है और वापस से खड़ा हो उठता है और देखते ही देखते वो ब्लैक ड्रैगन भी अब सैल्मा पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से कि अब सैल्मा भी एकदम बेहोश हो चुकी थी। लेकिन अब कहीं न कहीं ओरहुन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, इसीलिए वो सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड पर अपने पूरे के पूरे अटैक को डाल देता है और अपनी नई एबिलिटी मैजिक कन्वर्जेंस का यूज कर देता है, जिससे कि वो फाइनली एक ही ब्लो में उस ब्लैक ड्रैगन को फाइनली खत्म कर देता है। और वहीं दूसरी ओर हम गीबा और सोफिया को देखते हैं। सोफिया अब सच में ही काफी ज्यादा डर चुकी थी, यहाँ तक कि उसके अंदर का माना भी एकदम खत्म हो चुका था। गीबा अपनी स्वॉर्ड को खड़ा उठाता है ताकि वो उसे खत्म कर सके। वो उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी ठीक समय पर वहाँ पर खुद ओरहुन अब वहाँ पर आ चुका था। वो काफी ज्यादा गुस्से में था। सबसे पहले वो अपने टीम मेंबर्स की चारों ओर एक ऑरा को क्रिएट कर देता है ताकि वो उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। आगे वो उन लोगों से बातचीत करना शुरू करता है। तो तुम ही वो ड्रैगन स्लेयर हो, आखिरकार तुम लोग कौन हो? हम लोग एमन टफ ग्रुप के लोग हैं और हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, एडवेंचर्स का खात्मा। ओरहुन सबसे पहले अपनी ग्रेविटेशनल मैजिक का यूज करता है और उन दोनों में से 2 मेंबर्स को एकदम खत्म करके रख देता है, जिसकी वजह से कि वो एक ही जगह पर एकदम फ्रीज हो चुके थे। आगे वो उन लोगों पर थंडर मैजिक का यूज करके उन लोगों को एकदम सुलाह कर रख देता है और अब सिर्फ और सिर्फ उस ग्रुप से सियोन ही बाकी बचती है। ओरहुन उस पर चार्ज कर देता है ताकि वो उसे खत्म कर सके, लेकिन तभी सियोन तो अपने एक ही अटैक से उसे डॉज कर देती है। आगे वो उस पर सबसे ज्यादा रेयर मैजिक यानी कि आइस मैजिक का यूज करना शुरू कर देती है। ओरहुन अपने मन में सोचता है, क्या लगता है ये तो काफी हाई रैंक की मेज है। सियोन देखते ही देखते अब उस पर काफी ज्यादा अटैक करना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि ओरहुन भी कुछ भी नहीं कर पाता। और जैसे ही धुआं उठता है वो देखती है कि ओरहुन तो अभी भी जिंदा है, क्योंकि ओरहुन ने अब अपनी स्वॉर्ड को काफी ज्यादा एनहांस कर दिया था। ओरहुन अचानक से सियोन पर एक अजीब से अटैक को कर देता है। वो अपनी स्वॉर्ड को एकदम whip बनाता है और अब सियोन को पकड़ कर रख देता है। और जैसे ही सियोन ओरहुन की इस पावर को देखती है वो बोलती है, क्या कहीं तुम ओरहुन तो नहीं? और जैसे ही ओरहुन भी अब सियोन के पूरे चेहरे को देखता है उसे लगता है कि हो ना हो ये जरूर उसकी ही बचपन की दोस्त है। लेकिन वो लोग एक दूसरे को सही तरीके से पहचान नहीं पाते। धीरे धीरे करके अब बाकी लोग भी बेहोश में आना शुरू हो चुके थे और उनको लगता है कि अगर ये लोग वापस हील हो गए तो उसका यहाँ से वापस जिंदा लौटना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तभी देखते ही देखते अब वहाँ पर सैल्मा और बाकी लोग भी अब वहाँ पर आ चुके थे और मौका देखते ही सियोन अब अपने लोगों के साथ वहाँ से टेलीपोर्ट हो चुकी थी। सब कुछ सॉल्व हो चुका था। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं और जब उसे इस बात का पता चलता है कि उन्होंने अकेले ही उस ब्लैक ड्रैगन का खात्मा कर दिया है तो वो एकदम गुस्से से पागल हो चुका था। ओरहुन, मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। और ओरहुन और उसकी टीम मेंबर्स वापस डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए अब वहाँ पर निकल चुके थे। और अब इसी के साथ यहीं पर ये एनीमे खत्म हो जाता है। और अगर तुम्हें इसका सीजन 2 चाहिए तो इस वीडियो पर 100 कमेंट्स पूरे कर देना और हाँ, इस वीडियो को हाइप भी कर देना।